ये हंगर वाला एक साइन थोड़ा सिंपैथेटिक नहीं होता है, क्योंकि जब सेल बहुत ज्यादा हंग्री होगी तो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगी ताकि खाना खा पाए पर्सन। ये एक साइन थोड़ा अलग है, बाकी सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिंपैथेटिक। पहला साइन आता है स्वेटिंग या डायफोरेसिस। जब धीरे धीरे जो जो हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर होगा, सबसे लास्ट साइन होता है कोमा। हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में चला जाता है, सीजर आएगा, फिर उसके बाद पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ये सब लास्ट में आते हैं बाद में। तो आज आपका एंडोक्राइन तो हो जाएगा पूरा, और कल से आपका ऐसी ऐसी कोई डाइबिट वाली कोई क्लास है नहीं होगी। सुबह से शाम तक, कल पहली क्लास आरसी सर की है, सुबह तैयार होकर आ जाना है। बहुत बढ़िया, सुबह से शाम तक पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा जगह जगह, लंबे समय बैठे रहोगे तो हो गई। हाँ, तो धीरे धीरे पोजीशन चेंज करते रहना, लेफ्ट राइट, वरना होता है भाई, सही रियल है। पढ़ाते हैं उनको वेरिकोज, पढ़ते हैं उनको हेमरॉइड्स। भाई पेरिनियल वेन के ऊपर प्रेशर लगता है, उसकी वजह से हेमरॉइड्स होता है लंबे समय से हार्ड सिटिंग एरिया में बैठने से। तो अपने अपने सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो ले आना ठीक है भाई। जिसको अगर किसी को रिस्क फैक्टर है वो ले आना, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। जिस किसी को हल्का पतला भी हेमरॉइड का रिस्क फैक्टर होता है, शर्म नहीं करनी इसमें, अपना सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो ले आना, उसके ऊपर बैठ जाना। भाई चेयर के ऊपर रख सकते हैं, यस और नो? अरे सही है ये, मैं मजाक नहीं कर, आप उसको मजाक मान रहे हो, वहां फिर तुम्हें पता ही है सही है, फिर हो गया काम। भाई हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो खड़ा नहीं पड़ेगा, चाहे वेरिकोज यहाँ हो चाहे हेड में हो, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, रहना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, प्लीज, आप सभी समझदार प्राणी हो इसलिए कह रहा हूँ, आगे बढ़ो, देख लेना अपने हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। लास्ट में धीरे धीरे कंफ्यूजन, भाई ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए? एग्जाम देने जाओ ना तो कभी भी भयंकर खाना खाने, कभी खाना खा के कभी मत जाना। कभी भी एग्जाम देने जाओ ओनली स्टिमुलेट द ब्रेन, सेडेट द ब्रेन नहीं करना है। कुछ लोग क्या होता है, एग्जाम से पहले उसकी मम्मी चूरमा खिलाती है फिर जोर से, लड्डू, और वो भी उस दिन 2-3, और जिसका सेंटर घर के पास आ जाए वो तो भाई इतना खा के जाता है। और एग्जाम के अंदर जो एग्जाम आधा घंटा पहले बुला लेते हैं अंदर, जो एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले ही ऐसे, फिर एग्जाम इन्विजिलेटर होते हैं वो उठाएंगे, उठ जाओ, फिर आप बोले मैं कहूँ, पता नहीं चलेगा, उसमें आपकी आंख नहीं खुलेगी, कोई नींद इतना बड़ा सेडेटिव है कि आपको पेपर पसंद नहीं आएगा। आप सिर्फ यही चाहोगे कब खत्म हो। मैं एक बार पेपर देके गया, सफदरजंग का पेपर था 2019 में, मेरी जहाँ 2018 लास्ट में, 19 में उसकी ज्वाइनिंग थी, 18 लास्ट में पेपर था। मैं जब ड्यूटी कर रहा था वहाँ जिपमर पांडिचेरी, तो मेरा सेंटर था बेंगलोर। तो हम शाम को 9-1 बजे बस में बैठे, सुबह 5 बजे पहुंच गए बेंगलोर, ठीक है, 4-5-6 घंटे का रास्ता, ठीक है। वहाँ हिंदी कम ही बोली जाती पांडिचेरी साइड, जैसे तैसे बस में बैठ के आधी टूटी फूटी इंग्लिश से पहुंच गए, सुबह जल्दी पहुंच गए, पेपर था 10 बजे। अब क्या करें, हमारे साथ में 2 और थे स्टाफ, उन्होंने कहा ऐसा करें सर, अपन खाना खा लेते हैं। और पांडिचेरी में काफी दिनों तक भाई चपाती खाई हुई नहीं थी, कम से कम महीना भर हो गया था, ऐसी चपाती अच्छी मिल नहीं रही थी, वहाँ नहीं मिलती चपाती वगैरह, जैसे ऐसा रोटी मिलती है वहाँ रोटी नहीं मिलती, वहाँ अलग ही होती है सब। तो फिर बेंगलोर में मिलती है, तो भाई अच्छा देखा, नाम लिखा हुआ था राजस्थान रेस्टोरेंट, मैंने कहा वाह। राजस्थान रेस्टोरेंट का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान जैसा खाना मिलता है, उधर था उधर का ही ऐसे। हम उसमें गए, मैंने कहा क्या है, उसने कहा सारा खाना है जो चाहो। मैंने कहा एग्जाम में 2 घंटे बाकी है, सेंटर पास में है। खाना लिया, खाना खाने बैठे भाई, इधर छाछ, इधर दही, इधर वो, इतना खाया उस दिन, इतना खाया। फिर एग्जाम से पहले अंदर के, एग्जाम आधे घंटे पहले अंदर बुला दिया, मेरे को आ रही भयंकर नींद। अब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, प्लीज किसका लॉगिन नहीं हुआ, किसका लॉगिन नहीं हुआ, सब ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को आ गई नींद कि किसका लॉगिन, किसी ने बोला ये रोल नंबर, उनको पता चल जाता है कि किसका लॉगिन नहीं हुआ है। बोला इस रोल नंबर का लॉगिन नहीं हुआ, मेरे पास आके देखा मैं सो रहा हूँ। उसने कहा कहाँ से आए हो, मैंने कहा आया तो पता नहीं कहाँ से हूँ, बता दे तू करना क्या है। तो अचानक मेरे को उठाया, मैंने कहा देखा मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। फिर उसने उठा दिया, एक बात तो 10 मिनट तक किया पेपर, फिर थोड़ी देर बाद और नींद आ रही, फिर जैसे तैसे आंखें खोलूं, फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलते अचानक से अब टेंशन होती है, आंखें खुलती है, लेकिन 5 मिनट बाद वापस बंद हो जाए, फिर बंद हो रही है, बंद करूं, फिर मैंने 25 मिनट में वो सारे कर दिए जो भी आ रहे थे, आगे नींद में किए। हालांकि सिलेक्शन हो गया, बट बात वो थी कि खाना खा के तुम मत जाना, क्योंकि हमारे तो उस समय खूब पेट रखा था, इसलिए पता था सिलेक्शन तो होना ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि तुम नींद में गए तो आते हुए 4-5 चले जाओगे, क्योंकि इस बैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे सिलेक्ट होने वाले तो खूब है, लेकिन अंधे होकर पढ़ने वाला कोई नहीं नजर आ रहा मुझे, पागल होकर पढ़ने वाला मेरे को अभी तक कोई नजर नहीं आया इस बैच में। अभी जो आज बैठे हैं इसमें, आप पढ़ते सभी है सिलेक्शन के लिए, जैसे कि दूसरों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हो, खुद के लिए कोई नहीं पढ़ रहा इस बैच में से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आज 6 घंटे पढ़ लिया, एहसान कर लिया, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ रहा कि मैं आज ऐसा पढ़ूंगा सब याद कर लूं, ऐसा कोई नहीं, किसी को ऐसी एंजाइटी नजर नहीं आ रही, वो अलग ही दिखता है स्टूडेंट, पता चल ही जाता है उसका। इस बैच में तो नहीं है अभी आज वाले में। हाँ सिलेक्शन होने वाले हैं खूब सारे, बहुत सारे, सब मान लूं, हो सकता है सबका एक पेपर में नहीं तो दूसरे में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, किसी में हो जाएगा। लेकिन वो एक पागलपंती वाली जो पढ़ाई होती है ना, जो किस कोई पर्सन के लिए पागल होता है, वैसे पढ़ाई के लिए पागल होना पड़ता है, तब कोई मामला जमे, नहीं तो मामला नहीं जमता। तो वैसे ये पागलपंती के बिना तो डेडिकेशन नहीं आएगा। तो ज्यादा खा के जाओगे नींद आएगी भाई, ज्यादा खाओगे तो क्या होगी, नींद आएगी। तो प्लीज आप ऐसे मत करना कि अपने फालतू नुकसान कर लो खुद का, है ना, ध्यान रखना प्लीज। लेकिन भूखे पेट मत जाना। स्ट्रेस, ऑक्सीजन और ग्लूकोज तीनों अगर ब्रेन को नहीं मिले तो ब्रेन काम नहीं करता। अगर आप ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। अगर ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिला, ब्रेन काम नहीं करेगा। और अगर आपको भयंकर एंजाइटी रही तो ब्रेन काम नहीं करेगा। न्यूरॉन 3 चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप उस दिन एंजाइटी है तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आता हुआ गलत होगा, पहले मान के चलो। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं? 15 ऑब्लिक 15 ऑब्लिक 15 ऑब्लिक 15 ऑब्लिक 15 ऑब्लिक 15 क्या होता है? पता ही नहीं है। आप आगे हैं, जल्दी आए, लेट। बारिश आ रही तो आप भीगे तो नहीं? ये झूठ का, बारिश इधर से आ रही थी, ऊपर एक भी बूंद लगी हुई है कहीं?
सरासर झूठ बोल रहे कि बारिश आ रही थी। कहाँ आ रही थी बारिश? बारिश आ रही, कैसे लोग बारिश आ रही थी? सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं, रहने दो। फिर पता नहीं मन में याद आया कि नहीं यार नॉन सेट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा, फिर आ गया। ऐसे मत करो प्लीज। रूल 15 और 15 का मीनिंग ये होता है, हम पेशेंट के कौन से फिंगर से ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं? ये 5 फिंगर होती है, 5 होती है ना, 4 ये और 1 ये, 5 कौन से फिंगर से करनी चाहिए? रिंग फिंगर किसको बोलते हैं? इसमें जिसमें रिंग पहनाते हैं वही ना? अच्छा ऐसा क्यों, इसमें रिंग क्यों पहनाते हैं? इसमें रिंग क्यों पहनाते हैं? भाई तुम लोग रिंग पहनते हो ना, दोनों ही आपस में पहनते हैं। रिंग पहनने का मतलब ये होता है, चलो छोड़ो मतलब को गोली मारो, बताओ, रहने दो रे। पहले ये बताओ इसमें क्यों पहनते रिंग? कौन बताएगा? मेरे को नहीं पता, मेरे पहनी हुई है क्या? नहीं है ना, दे दो, दोनों हाथ खाली, पैरों वाला भी खाली है। आप बताओ, मेरे कहीं पर रिंग नहीं है, आप बताओ। हाँ मैम आपको पता है ना अच्छे से, अरे पहनी हुई भी है, है? अरे तो रिंग पहनी हुई है कि नहीं, आज नहीं पहनी हुई, क्या पहनी हुई तो है ना? तो बताओ इसमें क्यों पहना था? आपने पूछा नहीं किसी को? चुप रहो रे, एक्सपीरियंस बता रहे। हाँ तो क्वेश्चन पूछा हूँ ऐसे ही, आपको इसमें क्यों पहनता है आइडिया है? नहीं है तो बता दो, नहीं है मैं दूसरों से पूछ लूँ। हाँ, इनकी जो नर्व है वो डायरेक्ट सही है। सब कौन है ऐसा बेवकूफ? इधर खड़े हो जाओ, ऐसा बोला आपने? आप नहीं बोला। इसकी नर्व डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है, बाकी वालों की कहां पटेला से? कैसे लोग हैं? आपकी बॉडी का सेकंड हार्ट कौन सा होता है? ये तो फर्स्ट हार्ट है, सेकंड हार्ट कौन सा है? तो इसकी फिंगर तो इस हार्ट से, बाकी वाले की काफ मसल से। ऐसा है क्या? कोई आपको बोल देना कि तू तो मेरा सेकंड हार्ट है, समझ जाना आपकी जगह पैरों में। सही बात है। बताओ ना क्यों पहनते हैं आंसर, मैम आप तो बता सकते हो। आपको नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है मैम? आप बोलोगे तो बोलेंगे नहीं। हेलो, बताओ। लड़कियों को ज्यादा पता होता है, लड़कों से क्या ही पूछूं, क्या नहीं अभी तक। चलो इनको एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ऑफिशियली रिंग नहीं पहन रखी इन्होंने। लड़का का राहुल का आज आपको पता है? चलो कोई लड़का बताए, भाई खान साहब आपके रिंग वाला पैशन होता है? होता है? होता है तो बताओ फिर। नहीं पता? मैं पूछूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। आपके रिंग पहनते हैं लड़के तो बताओ, बिना पता ही पहन लेते हो। कश्मीर में रिंग पहनते हैं? आप बताओगे? अच्छा फिर क्या करें, अब तो छोड़ कैंसिल करते हैं। देखो खाली है, खाली। अच्छा मैंने निकाल दी। चलो इधर ध्यान दो, मैं बताऊं इसमें क्यों पहनते हैं? ऐसा मुझे नहीं पता। ब्लड शुगर इससे क्यों करते हैं इसका मुझे पता है। ब्लड शुगर इससे इसलिए करता है, ये चारों फिंगर है, इन चारों में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई इसमें होती है और सबसे कम नर्व सप्लाई इसमें होती है। सबसे, देखो आप सबके हाथ लगा के देख लो, ज्यादा सेंसेशन आएगा, इसके लगाना कम आएगा। लगा के देखो, पहले इसके लगाओ, फिर आप इसके लगाओ, आपको ज्यादा फील होगा। इसके नर्व सेंसेशन कम होते हैं, तो नर्व डैमेज होने के चांसेस कम है, लेकिन ब्लड सप्लाई ज्यादा है। तो लोग रिंग फिंगर भी इसमें इसलिए पहनते होंगे कि ज्यादा ब्लड सप्लाई है, तो ज्यादा हार्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी चीज फीलिंग होगी ज्यादा जाएगी हार्ट में, तो उधर ज्यादा इमोशन आएंगे। ये हो सकता है रीजन, और तो कोई रीजन नहीं है ऐसा है। लेकिन लड़का जिसको भी रिंग पहना रहा है घुटनों पे बैठ के क्यों पहनाता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? उसको मैं जिंदगी भर तुम्हारे, इसका मतलब ये है मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने ऐसे ही रहूंगा कुत्ते जैसे, तो मेरे को बचा के रखियो। तो ये होगा। चलो भाई मुझे नहीं पता, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी लड़के की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, सबको अपनी अपनी भावना सलामत। आई एम जस्ट किडिंग। कौन सी फिंगर से? रिंग फिंगर से। चेक कर लिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया आया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया आया बाई चांस, तो हम क्या देंगे? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? मोनोसेकेराइड। कौन सा? मोनोसेकेराइड की सबसे खास बात क्या होती है? जैसे कि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। तीनों में भी आपको कौन सा देना है? ग्लूकोज देना है। कौन सा देना है? ग्लूकोज। या ऑप्शन में नहीं हो 15 ग्राम, तो आधा कप फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस, आधा कप। अब ये देने के कितना मिनट बाद वापस ब्लड शुगर चेक करना है? 15 मिनट बाद। फिर हाइपोग्लाइसीमिया है तो फिर 15 मिनट बाद फिर सेम मोनोसेकेराइड आधा कप ऑरेंज जूस या 15 ग्राम। ठीक है, फिर भी है 15 मिनट बाद चेक करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? या तो डेस्ट्रोज दे देंगे आईवी, या ग्लूकागोन इंजेक्शन लगा देंगे। इसलिए नाम पड़ गया रूल 15/15। सही है, समझ आ गई बात? ऐसी बात है, बाकी मुझे नहीं पता ये रिंग फिंगर में क्यों पहले से करते हैं, इतना पता है, बाकी तुम जानो। आज हमारा 4:35 पे पूरा कर दूंगा मैं, फिर 25 मिनट क्या करेंगे? बातें करेंगे, या कुछ लोग बोलेंगे चले जाना आप, हम रेस्ट करेंगे। ऐसे बोल चले जाना, ऐसे कह दो एक बार मैं चला जाऊंगा। बस कहते हैं आप चले जाओ, हो गया हमारा। आप जल्दी लिखोगे तो 4:35 है, नहीं तो 5:15 है। सोच लो, जल्दी लिखोगे तो 4:35 पे पूरा कर दूंगा। समझ आई? क्या कह रहे हैं? ये क्या टैलेंट है यार सच में, मतलब जल्दी भेजना है मुझे। समझ रहा हूँ मैं आपकी भावनाएं, आगे बढ़ू।
सेकंड नंबर कॉम्प्लिकेशन डीके, लिखो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। आगे लिखना एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। वो दोनों का ना, टाइप 1 का और टाइप 2 का, वो भी एक्यूट है, तीन होते हैं ना एक्यूट टोटल। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब आईसीयू ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डीके को हल्के में नहीं लेना, डीके हो गया इसका मतलब मरीज की जान भी जा सकती है, तुमने अगर सावधानी नहीं बरती। डीके को हल्के में लेने वाला बेवकूफ होता है, महान प्राणी है वो। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई। अब आपको पूरा मैकेनिज्म पता है, डीके का मैकेनिज्म क्या है, याद करो। पैथोफिजियोलॉजी याद करो, इंसुलिन डेफिशिएंसी, हाइपरग्लाइसीमिया, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं, कीटोन बना, कीटोन एसिडिक, तीन जगह गया, ब्लड, यूरिन, वो के वो यहाँ लिखे हुए हैं, सेम वही है, बस उसमें आप मैकेनिज्म नहीं समझूंगा। हाइपरग्लाइसीमिया होगा सीवियर बिकॉज ऑफ नो इंसुलिन, एच का मतलब है हाइपरग्लाइसीमिया। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो एनायन गैप बढ़ जाता है, तो हाई एनायन गैप देखने को मिलेगा। जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हीमो कंसंट्रेशन होगा, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ब्लड की, दैट इज डिहाइड्रेशन। यूरिन में कीटोन आएगा। कुसुमल रेस्पिरेशन क्या था, डीप, रैपिड, रेगुलर बट एबनॉर्मल रेस्पिरेशन बताया था। एसिडोसिस था, चाहे लैक्टिक बोलो चाहे मेटाबॉलिक बोलो, इसका मतलब क्या था, पीएच हो जाएगी कम और एसओ3 हो जाएगा कम, बताया था आपको। उसके बाद बताया था फ्रूटी वाटर ब्रीथ, क्योंकि पार्शियली फैट टूटता है तो मीठी मीठी रेस्पिरेशन से खुशबू आती है, तो हो गया आपका फ्रूटी वाटर ब्रीथ। ये किसके साइन है, डीके के साइन है। समझ आ गई ना बातें, ओके जल्दी लिखो, फिर डीके का मैनेजमेंट कर लो। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जाना नहीं है 4:35 को ब्रेक के लिए, ठीक है, ब्रेक ही नहीं मिलेगा आज। आज राहुल नहीं आया, बारिश आ गई, बीच में बाढ़ आ गई राहुल के, बेचारा राहुल। कल आ जाएगा ना, मुझे याद आ रही राहुल की, है वीडियो कॉल। अच्छा तुम्हें याद आती है तुम वीडियो कॉल लगाते हो, ऐसा है, ऐसा ही है क्या। लड़कों तुम्हें पता नहीं है, तुम बेवकूफ हो अभी। तुम किसी को वीडियो कॉल लगाते हो और सामने वाला जिससे तुम बात कर रहे हो आपको देख के हंस रहा है, आप क्या सोच रहे हो, हमें देख के हंस रहा है। बेवकूफों, वो आपको देख के नहीं हंस रहा होता है। वो वीडियो कॉल में अपना तो फोटो कर रखा होता है खुद का बड़ा, आपका कर रखा होता है छोटा, और अपने बाल सही कर रहा होता है, और अपना फोटो इधर ऐसे ऐसे कर रहा होता है, आपको लगता है कि हमें देख रहा है, आपको कोने में छुपा रखा है। आप खुश हो कि मुझे देख के हंस रहा है, ये तुम गलत फहमी में हो अभी तक। ये मैंने लड़कों से कहा है। लड़का किसी से भी बात करता है वीडियो कॉल पे, खुद का फोटो रखता है छोटा, सामने वाले का रखता है बड़ा, और अपोजिट होता है गर्ल्स में ये। चलो इधर सही बोला ना, ये गलत हो ही नहीं सकता। भाई मैं इसी प्लेनेट में रहता हूँ, मेरे पास भी फोन है। मैनेजमेंट ऑफ डीकेए, सबसे पहली प्रायोरिटी है एयरवे पेटेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग है, आईसीयू ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासेंसोरियम है, पहला क्या है एयरवे पेटेंसी। कोई भी इमरजेंसी में पहला क्या होता है एयरवे। एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे, फ्लूइड देंगे, इंसुलिन रेगुलर बोलस देके फिर इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, आर्ली शुगर चेक करेंगे, पहले देंगे बोलस आईवी, सबक्यूटेनियस बोलस देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे जी, इंसुलिन इन्फ्यूजन। अच्छा इंसुलिन इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं, 1 यूनिट रेगुलर लेते हैं, 39 ml एनएस लेते हैं, 40 ml 40 यूनिट हो गया, फिर डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग आईवी चलाते हैं। 1 ml इंसुलिन 1 यूनिट, मतलब 1 ml का मतलब हो गया 1 ml, 1 ml इंसुलिन 40 यूनिट हो गया, और उसके साथ में कितना मिलाते हैं 39 ml एनएस, तो 40 यूनिट इज इक्वल टू 40 ml, तो 1 ml में 1 यूनिट, उसके बाद में फिर अपन लोग क्या करते हैं इन्फ्यूजन चलाते हैं। पोटेशियम रिप्लेस करना पड़ा, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा, इफ वॉमिटिंग मोर देन 1 एपिसोड, कीटोन इन द यूरिन, कुसुमल रेस्पिरेशन एंड ब्लड शुगर 250, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अगर ब्लड शुगर 250 है और कीटोन प्रेजेंट है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अब हो ही गया, समझ लो कंडीशन खराब होने वाली है। चाहे कोई मरीज की मम्मी घर से फोन करे, चाहे नर्सिंग ऑफिसर को ये न्यूज मिले, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। समझ में आई बात, 250 प्लस शुगर होना चाहिए और कीटोन प्रेजेंट है, वोमिटिंग होगी 2 बार, तो फिर आप उसको हल्के में नहीं लेना है। और जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है हमें एनएस देना है। इससे क्या होगा, कीटोन डाइल्यूट होगा यूरिन के साथ में, जितना ज्यादा बाहर निकलेगा उतना ही अच्छा है। और आपको पहले ही बता दिया कि मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हीमो कंसंट्रेशन है, उसमें हमेशा फ्लूइड देना पड़ता है, फ्लूइड दोगे तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होने लगेगी। गुड, ठीक हो गया ये डीके। इंसुलिन कौन कौन से रूट से दी जा सकती है आईवी, सबक्यूटेनियस, इंट्रानेजल इंसुलिन आती है, इनहालेशन रूट से आती है। एक इंसुलिन आती है उसका नाम है अरफीजा, क्या नाम है, लड़की का नाम है अरफीजा, भाई इंसुलिन तो फीमेल ही तो है, तो नाम है उसका अरफीजा। क्वेश्चन कल कई बार आ जाए कि कौन सी इंसुलिन इनहालेशन रूट से दी जाती है, बहुत रेयर यूज होती है, लेकिन बाई चांस करके दिन कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम बोल सकते हो अरफीजा, क्या नाम है, हाँ। चलो आगे बढ़ो।
बोलो ना। आज बारिश एकदम शानदार है। 31st भी था, छुट्टी कर देते आज। 24 घंटे क्या ही करना, पढ़ाई कर लेंगे 33 साल की उम्र के बाद। है ना, ओवरएज होने के बाद पढ़ाई कर लेंगे, क्या है ना? बाद में कर सकते हैं ना पढ़ाई तो। पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। आगे बढ़ो। हो गया। तीसरा कॉम्प्लिकेशन एचएचएनएस, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, सेम एज डीके, लेकिन इसमें क्या लिखोगे? नो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नो कीटोन यूरिया, नो कीटोन ब्लड। मतलब क्या है, सीधा सा मीनिंग बता दो एक मिनट में। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन कीटोन यूरिया नहीं होगा, कीटोन एसिडोसिस नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं? एचएचएनएस। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? एक्यूट या क्रोनिक? अच्छा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है ये तो मैंने बताया नहीं। एक्यूट का मतलब होता है वो कभी भी हो सकता है। आज किसी को डायबिटीज हुई, आज आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आज भी हो सकता है। क्रोनिक का मतलब है डायबिटीज होने के 5-10 साल बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट का मतलब कोई नया पेशेंट है, डायबिटीज शुगर कंट्रोल नहीं है और उसको कोई इंफेक्शन हो गया, ट्रिगर फैक्टर आया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो हो गया एक्यूट। क्रोनिक का मतलब है बहुत लंबे टाइम बाद। तो एक्यूट है ये सारे। भाई किसी को आज डायबिटीज हुआ, आपने इंसुलिन ज्यादा दे दी तो हाइपोग्लाइसीमिया आज होगा, 10 साल बाद होगा, तो एक्यूट हुआ क्रोनिक हुआ? अगर किसी को इंसुलिन की डेफिशिएंसी है और कोई इंफेक्शन हो गया तो बताओ डीके अभी होगा बहुत बाद में होगा? अभी होगा ना। तो सेम ये तीनों एक्यूट है। बस नो कीटोन एसिडोसिस, नो कीटोन यूरिया और सीवियर डिहाइड्रेशन और हाइपरग्लाइसीमिया। मैनेजमेंट आईवी फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आईवी फ्लूइड्स, एनएस, एनएस, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, सलाइन। इंसुलिन भी दे सकते हैं बट प्रायोरिटी यहाँ पर नॉर्मल सलाइन को दी हुई है। आज तो इतने फास्ट लिख रहे हैं सब, क्योंकि पता चल गया ना 4:30 फ्री हो जाएंगे, 1 घंटे का ब्रेक होगा, बारिश में बाहर घूमेंगे, क्या खुशी मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ मैं। ऐसा ही है ना, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाएंगे बारिश में, है ना? ऐसा है। चलो नेक्स्ट। अब आता लिखो, हेडिंग लिखो, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। क्या लिखोगे? क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। इसमें टाइप 1 टाइप 2 कुछ नहीं है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है। तो दोनों में लगभग इक्वल ही होता है। मोस्टली डायबिटीज टाइप 2 में ज्यादा होता है क्योंकि ओल्ड एज में यही होता है। अब एक तरफ लिखोगे, इधर लिखो मैक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन मतलब बड़ी वेसल्स कहाँ खराब होती है, और एक होता है, ये याद रखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये भी क्रोनिक, है ये भी क्रोनिक, लेकिन ये मैक्रोवास्कुलर है, ये माइक्रोवास्कुलर है। माइक्रोवास्कुलर का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी डैमेज होने की वजह से क्या क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। आंख में बहुत छोटी छोटी आर्टरी सप्लाई करती है, किडनी के लास्ट वाले पार्ट पेल्विस में, किडनी के रीनल पेल्विस में, ग्लोमेरुलस में बहुत छोटी छोटी आर्टरियोल्स जाता है, और छोटी छोटी नर्व को भी क्या होती है, छोटी छोटी सप्लाई होती है, बाई चांस नर्वपैथी हो जाए तो तीनों क्या हुआ? माइक्रोवास्कुलर में तीन कौन कौन सी? रेटाइनोपैथी, आंखें खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, दर्द होना बंद हो जाता है। दर्द वर्द कुछ नहीं होता फिर, डायबिटिक वाले का दर्द मर जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द कौन से बीमारी में होता है? एमआई में होता है ना। ऐसी कौन सी डिजीज है इसमें साइलेंट एमआई होता है? डायबिटीज। अगर किसी को 10 साल से डायबिटीज है, 15 साल से डायबिटीज है, उसको एमआई आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे आ गया। ओल्ड एज में एमआई आता है, मरीज की जान नहीं जाती, बस एनीमिया हो जाता है, कार्डियोनिक शॉक हो जाता है, पुल्मोनरी एडिमा हो जाता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यार 2-3 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रहा है, पहले ठीक थे बट अब पता नहीं चलने में दिक्कत दिक्कत सी हो रही है, फिर डॉक्टर ईसीजी करता है, इको करता है, कार्डियक करता है, चेस्ट करता है, बोलता है आपके एमआई हुआ है 4 दिन पहले, क्योंकि वो काम वैसे नहीं करता ओल्ड एज पर्सन, तो उसके कोलेटरल सर्कुलेशन तो होता ही है, तो जान जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जान तभी जाती है जब एकदम यंग को एमआई हो जाए, ऑन स्पॉट डेथ विदिन 2 मिनट, विदिन 5 मिनट्स, बचना नामुमकिन है। यंग एज में एमआई आ गया, बचना नामुमकिन है। अगर आप हॉस्पिटल के सामने भी खड़े हो तो भी बच गए तो आपकी किस्मत है, हॉस्पिटल की वजह से बचो इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जाओगे इंजेक्शन लगेंगे तब तक कुछ न कुछ तो हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, या तो ओल्ड एज में एमआई आता है तो मरीज मरता नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि कोई मरीज की डेथ होती है, क्योंकि उसके उससे पहले पहले उसका काम स्टार्ट हो चुका है साइड से, क्योंकि ओल्ड एज में मतलब धीरे धीरे हुआ है। क्रोनिक एमआई की डेफिनेशन क्या है कि लंबे समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मायोकार्डियम की डेथ हो जाना। तो जब लंबे समय से नहीं मिल रहा तो साइड से कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका था। तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटाइनोपैथी, क्वेश्चन आता भी है कौन सी में साइलेंट एमआई होता है, तो न्यूरोपैथी की वजह से दर्द भी नहीं होता, कार्डियक मसल्स में नर्व सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से पेन सेंसेशन जाता नहीं है, तो ज्यादा पता चलता नहीं है। मैक्रोवास्कुलर में 3, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस या एमआई वगैरह, ये किसमें आता है? मैक्रो में आता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसमें आती है? मैक्रो में। किसी को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, लकवा, स्ट्रोक समझते हो, डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ये किसमें आता है? मैक्रो में आता है क्रोनिक। आज किसी को डायबिटीज हुआ तो आज किसी को लकवा नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा, 5-10-20 साल बाद होगा। ऐसा नहीं आज डायबिटीज हुआ आज भी किसी को पैरालिसिस हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तीसरा कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाती है। ये 3 है मैक्रोवास्कुलर, 3 है माइक्रोवास्कुलर। जो आप एमआई एंजाइना जो भी पढ़ते हो वो सीएडी के पार्टी होते हैं सारे। सीएडी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी की वजह से कोई भी डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी कितनी होती है एक पर्सन में? कितनी होती है?
कोरोनरी आर्टरी कितनी होती है? हार्ट के चैम्बर तो 4 होते हैं आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी 2 होती है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। लेफ्ट के आगे जाके कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी एक ही ब्रांच में रहती है मेनली। ये लिख लिया आपने? आगे बढ़ूं? मिटा दूं? जैसे ये अपना हार्ट है, हार्ट बंद पृष्ठ के जैसा होता है। किसी भी इंसान का हार्ट का शेप खुद की क्लोज पृष्ठ जैसा होता है, सेम इतनी साइज का होता है, सेम ये साइज है। अपनी खुद की पृष्ठ बंद करो, एकदम बनाओ, पृष्ठ बनाओ, और ये जो पृष्ठ की साइज है ये आपके हार्ट का साइज है। अपनी खुद की पृष्ठ का साइज ही अपने हार्ट का साइज होता है। हार्ट 1/3 इधर रहता है, 2/3 इधर रहता है, और किसी का ज्यादा इधर रह जाए तो वो राइट साइड, दैट इज डेक्स्ट्रो, दैट इज डेक्स्ट्रो कार्डिया। बाहर है तो बाहर दिखता है उसको एक्स्ट्रो, जैसे एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर, तो एक्स्ट्रोपी ऑफ हार्ट उसको क्या बोलते हैं? हाँ वही। अब हार्ट में मामला उल्टा है भाई, हार्ट में मामला उल्टा है। ये तो ठीक है कि हार्ट धड़क रहा है, बोल रहा होता तो कयामत आ जाती ना, पता चल जाता किसके लिए बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही है, हर किसी बर्तन हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई कुछ भी चीज हुई, उसका बेस पार्ट कहाँ होता है? नीचे होता है। उसका अपेक्स कहाँ होता है? हार्ट का अपेक्स होता है नीचे, बेस होता है ऊपर। हार्ट का मामला उल्टा है, तो इसीलिए हार्ट को हल्के में नहीं लेना, ये बहुत बदमाश चीज है। अब जैसे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कब होती है? हार्ट पक्षपात तो करता है। पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो कार्डियक आउटपुट बाहर निकलेगा, तभी तो बॉडी में सप्लाई होगी। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स होता है तब खुद की आर्टरी को सप्लाई भेजता है। खुद की आर्टरी को सप्लाई कब भेजता है? जैसे कि हार्ट है, ये है एरोटा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ब्लड बाहर कब निकलेगा? जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा जी? कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन इसको खुद को जो सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट अपनी आर्टरी को सप्लाई कब करता है? जब हार्ट खुद रिलैक्स होता है। जब हार्ट डायस्टोलिक फेज में होता है तब सप्लाई करता है, और पूरी बॉडी में सप्लाई जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है तब करता है। तो हार्ट अब रिलैक्स होने पे अपना ब्लड टाल के अच्छा सा देख के भेज देता है। ठीक है, भेज दिया। अब ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी के दो पार्ट होते हैं, एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो हार्ट के राइट साइड को सप्लाई करती है। एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेज होती है, एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स्ड, क्या नाम है? सर्कमफ्लेक्स्ड। एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको बोलते हैं लाडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जैसे मैंने फोटो बनाया वैसे ही सप्लाई करती है। ये हार्ट के लेफ्ट साइड और नीचे वाले साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल इसके एंटीरियर सेप्टम्स इधर की तरफ, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये राइट वेंट्रिकल इसके एंटीरियर सेप्टर पोस्टीरियर सेप्टर की तरफ। राइट कोरोनरी आर्टरी रेडिएटरी हम कह रहा हूं इधर सप्लाई करती है। सबसे बड़ी ब्रांच होती है इसकी ये। आपके हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कहां से निकलता है? तो सब लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करती है? लाडा। तो जब लाडा डैमेज हो जाए तो पेशेंट चला जाता है। लाडा अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट चला जाता है ऑलमोस्ट, ऐसा बोलते हैं। जब तक कोई भी फीमेल की एज 45 से पहले होती है, मतलब जब तक उसको मेनोपॉज नहीं होता है तब तक उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी फीमेल की एज लेस देन 45, जब तक उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंट सीसेस नहीं हुआ है, परमानेंट स्टॉप नहीं हुआ है, इसका मतलब उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन है। और एस्ट्रोजन क्या करवाता है? वेजो डायलेशन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों क्या करवाते हैं? वेजो डायलेशन करवाते हैं, तो उसकी बीपी नहीं बढ़ती। तो फीमेल की एज 45 से कम रहती है तो उसकी बीपी नहीं बढ़ती। खुद की बीपी नहीं बढ़ती तो फीमेल क्या करती है? दूसरे की बीपी बढ़ाती है। दूसरे की बीपी बढ़ाती है, किसकी बढ़ाएगी? जहां पे उसका बस चले। हर किसी की तो कैसे बढ़ाई? तो उसको इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, उसकी बीपी बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। फिर वो कभी नशे की गोलियां खाता है, कभी बाहर जाके सिगरेट पीता है, फिर अल्कोहल लेता है, फिर धीरे धीरे इस लाडा में क्या जम जाता है? प्लाक। क्या हो जाता है? प्लाक। और एक दिन लाडा हो जाती है ब्लॉक, तो वो पर्सन मेल स्वर्ग सिधार जाता है। तो ये लाडा की जो लाडी है वो हो जाती है, क्या हो जाती है? इसीलिए कौन सी आर्टरी को विधवा आर्टरी बोलते हैं? लाडा को। लाडा को कौन सी आर्टरी बोलते हैं? विधवा आर्टरी बोलते हैं। कि धीरे धीरे एक दिन पर्सन डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ विडो हो जाती है, इसीलिए कौन सी आर्टरी को विधवा आर्टरी बोलते हैं? लाडा को बोलते हैं, ऐसा थोड़ा। और हमारे इधर राजस्थान साइड वाइफ को लाडी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, सुना होगा तो है। उधर भी बोलते हैं? अच्छा, उधर भी लाडी बोलते हैं, वेरी गुड, फिर ठीक है। चलो पहले लेके माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर में पहले इज रेटाइनोपैथी। रेटाइनोपैथी। तो प्लीज किसी को हाइपरटेंशन, ज्यादा दर्द नहीं देना, किसी को हाइपरटेंशन नहीं करवाना, जो जैसा चले उसको चलने दो, वरना उसके टेंशन हो गया तो फिर हमारे टेंशन हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना प्लीज, है आप समझदार हो ना? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेटाइनोपैथी। क्रोनिक, धीरे धीरे आंख की माइक्रोवास्कुलर वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, प्लाक जमने लगता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, ओबेसिटी की वजह से सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होता है, धुंधला दिखता है, मैक्युलर एडिमा हो जाता है, कैटरेक्ट होने लगता है। डायबिटीज में कैटरेक्ट जल्दी होता है। कैटरेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अडल्ट, मोस्ट कॉमन कॉज। इसलिए क्या करना है? हाइपरटेंशन नहीं होने देना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है। ठीक है, और तो क्या कर सकते हैं? हम रोक नहीं सकते, बस डिले करते हैं रेटिनोपैथी को। जिसको भी डायबिटीज होता है धीरे धीरे आंखें चली जाती है, कुछ नहीं कर सकते। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, और डायबिटीज क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। आप उसको कंट्रोल रख सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे क्या डायबिटीज है, हम तो बच्चे हैं। अरे एक दिन तुम बड़े होंगे ना, फिर हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट आएंगे, फिर आप भी बैठे बैठे कभी ब्लड शुगर खुद का चेक करोगे, पता चलेगा ओ माय गॉड मेरे भी तो दोस्त आ रहा है। ऐसा ही होता है डायबिटीज में, ऐसे ही पता चलता है। कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते ही किसी को पता नहीं चलती, और किसी को चल गई तो वो दुनिया का सबसे लकी पर्सन है। होने के बहुत टाइम बाद पता चलती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको आज कैंसर सेल अंदर बॉडी में बनी आज ही पता चल गई, किसी को नहीं चलता, बाद में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए लोग कैंसर में थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज में जाके पता चलता है, फिर डेथ हो जाती है। तो डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में रूल ऑफ हाफ क्यों यूज करते हैं? रूल ऑफ हाफ, भाई हाइपरटेंशन को रूल ऑफ हाफ क्यों बोलते हैं? रूल ऑफ हाफ कौन सी बीमारी में यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन में। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? एक से दूसरे में नहीं फैलने वाली। तो हाइपरटेंशन में या इस क्लास में लगभग माना कि 250 कैंडिडेट बैठे हैं,
अगर इनमें से 100 लोगों को माना कि हाइपरटेंशन है तो 50 लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे हाइपरटेंशन है। मतलब दुनिया के जितने लोगों को हाइपरटेंशन है उसके आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे हाइपरटेंशन है। वो तो कभी फीवर आएगा, कोई चोट लगेगी, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर ऐसे ही बीपी चेक करेगा और बोलेगा तेरे को तो हाइपरटेंशन है, तब आप डॉक्टर को ब्लेम करोगे, झूठ बोल रहा है, मेरे को तो चोट लगी इसलिए आया हूं। तो रूल ऑफ हाफ का मतलब है दुनिया के आधे लोगों को पता ही नहीं होता मुझे हाइपरटेंशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया रूल ऑफ हाफ कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज। ये हो गया। नेक्स्ट नेफ्रोपैथी। जब भी किडनी डैमेज होती है, ग्लोमेरुलस डैमेज होती है, कैसे पता चलता है? यूरिन के साथ में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। भाई जब भी किडनी डैमेज होती है यूरिन के साथ में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, यस और नो? माइक्रो छोटा छोटा प्रोटीन, माइक्रो में बहुत कम, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। तो डायबिटीज में भी ऐसा होता है। इसका भी सेम, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करो, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करो और कुछ नहीं कर सकते, किडनी को डैमेज होने से बचाओ। तीसरा आएगा न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब आपकी बॉडी में जगह जगह नर्व सप्लाई कम हो जाती है, नर्व सेंसेशन पैरेस्थीसिया होने लगता है, सारी दिक्कत नर्व न्यूरोपैथी की, फुट अल्सर जो भी होते हैं, इंजरी होती है, उस मेन रीजन न्यूरोपैथी है सबका। मैं आगे बढ़ूं? हो गया क्या? न्यूरोपैथी है, फुट अल्सर कैसे मैं पढ़ूंगा पूरा? गैस्ट्रिक पे, गैस्ट्रिक पैरेसिस क्या होता है? भाई स्टोमक को नर्व सप्लाई होती है, यस और नो? लेकिन डायबिटीज लंबे समय से होने की वजह से स्टोमक को नर्व सप्लाई हो जाती है कम। तो स्टोमक जो खाना खाली होना चाहिए था 2 घंटे में, वो हो रहा है 3 घंटे में। तो किसी किसी का स्टोमक में सेंसेशन कम होने की वजह से स्टोमक का डिलेड एम्प्टी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पैरेसिस। तो गैस्ट्रिक पैरेसिस की डेफिनेशन क्या है? डिलेड एम्प्टी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पैरेसिस। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, नर्व सेंसेशन कम होने से इरेक्टाइल सेंसेशन कम हो जाते हैं। और डिस्पाइरियूनिया फीमेल में, पेन ड्यूरिंग कोइटस एक्ट ड्यू टू डिक्रीज सेंसेशन इज कॉल्ड डिस्पाइरियूनिया। न्यूरोजेनिक ब्लेडर, ब्लेडर को नर्व सप्लाई कम हो जाती है, ब्लेडर भर तो जाएगा, भरेगा किससे? पानी पीने से भरता है, लेकिन यूरिन पास नहीं हो पाएगा। दैट इज ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। मतलब ब्लेडर भर जाएगा लेकिन यूरिन पास नहीं होगा, आपको ब्लड पॉलिश निकाल के करवाना पड़ सकता है। दैट इज ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इन सारी कंडीशन में एक ही चीज का इलाज है, फुट अल्सर का, बाकी का तो कुछ इलाज है नहीं। फुट अल्सर ऐसा कौन सी डिजीज है जिसमें ब्लेडर तो मरीज कभी यूरिन पास करता है कभी नहीं करता है, ब्लेडर में यूरिन आ जाता है, पीछे रह जाता है, पूरा पास नहीं करता, लीकेज होता रहता है, फिर अपने को बार बार सीआईसी करके निकालना पड़ता है। सीआईसी का मतलब क्लीन इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन, के90 लगा के यूरिन निकाला, के90 को डिस्कार्ड कर दिया, फिर 3 घंटे बाहर, जिंदगी भर हर 3 घंटे से यूरिन निकालना पड़ता है। लाइफ टाइम दिन में 24 घंटे में 7-8 बार पॉलिश, मतलब के90 लगाना पड़ता है उसको। किसी को भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए ना, और जिसको इंजरी हो जाए S1 S2 S3 पे, सैक्रल 1 2 3 उसके ऊपर इंजरी हो जाए ना, उसके बाद पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाएगा, यूरिन पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिक्चुरेशन सेंटर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाता है। मिक्चुरेशन सेंटर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा होगा ना, S2 S3 होता है ना, तो वो डैमेज हो जाएगा, तो पेशेंट उसके बाद में यूरिन पास नहीं कर पाएगा, तो ब्लेडर बच जाएगा। हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? सीआईसी करना पड़ेगा। सीआईसी, सीआईसी का मतलब क्या होता है? क्लीन इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन। मतलब घर वालों को सिखाते हैं कि तुम्हें ना रोजाना का यूरिन निकालना पड़ेगा आपको। तो जिसको रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है फिर उसका यूरिन निकालना नहीं पड़ता, लगातार रखोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर उसको सिखाते हैं। और तो क्या करें, जिंदगी भर पॉलिश नहीं रख सकते ना, पॉलिश रखते हैं रबड़ वाला 14 दिन हाईएस्ट, सिलिकॉन वाला 28 डेज, के90 इन एंड आउट। के90 का मतलब क्या होता है? लगाया निकाला बाहर फेंका, बस खत्म। अब मैनेजमेंट किसका करेंगे? फुट का। बाकी तो हम प्रॉब्लम छोटी मोटी है चलती रहेगी। अब बताओ मेरे को, बताओ डायबिटीज में फुट अल्सर से कैसे बचाना है, फुट केयर कैसे करनी है, चलो मेरे को सिखा दो आप आज। कौन बताएगा? 5 बातें बता दो बस। भाई पूरे इंडिया में फुट केयर एक जैसी होती होगी, हॉस्पिटल में काम किया होगा, चलो बताओ देखें, कौन बताएगा? कोई तो होगा समझदार है। सही आंसर आएगा तो ही मैं उठूंगा जगह से, नहीं मैं बेड पे सो रहा हूँ। मैं बताऊं? बोलो बोलो। नहीं बताना, मैं वहां बता रहा हूँ। नहीं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यार जोर से बोलना प्लीज, हिंदी आता है? सीख जोर से। टाइट सॉक्स, टाइट नहीं मतलब शूज टाइट नहीं होने चाहिए। मैं शूज की और सॉक्स की बात बतानी है, फुट केयर का मतलब सिर्फ उससे रिलेशन है ना। हाँ हाँ, एक सेम शूज अगले दिन नहीं पहना, मतलब साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो कितनी जोड़ी होनी चाहिए? 2 जोड़ी कम से कम होने चाहिए शूज, ताकि आज जो पहना है कल हम वापस पहन लेंगे, परसों उसका नंबर आएगा। सेम डे कंटिन्यू डे शूज नहीं पहना, सॉक्स भी सेम डे नहीं पहनना। और नेल को स्ट्रेट कट करना है, क्रॉस कट नहीं करना है, क्रॉस करोगे साइड में घुस जाएगा। मतलब फोकस क्या है कि फुट अल्सर होने से बचाना है। ट्रीटमेंट इज नॉट ए प्रायोरिटी। एक बार अल्सर हो गया तो गई, 2-4 महीने की गई, इतना सा हो गया ना 10 दिन बाद तुम उस पेशेंट से मिलोगे उसका इतना बड़ा दिखेगा। और एक बार हो गया वुंड हीलिंग नहीं होता, फिर गई 2-4 महीने की, फिर तो भाई भुगतना पड़ेगा, होने नहीं देना। बस माइंड में क्या याद रखना, फुट केयर में वो इंजरी से बचाना है। तो जैसे मैम ने बताया, शूज रोजाना 2 दिन कंटिन्यू नहीं पहनने, सॉक्स नहीं पहनने, बेयर बूट यूज नहीं करना। व्हाट इज बेयर बूट? जो आगे से अंगूठा खुला वगैरह होता है ना, ऐसा शूज नहीं पहनना। आजकल फैशन बहुत है, एक अंगूठा बाहर से ऐसे झांक रहा होता है, ऐसा शूज नहीं पहनना, वरना आप चल रहे थे, ठोकर लगी अंगूठे पे, नाखून उतर गया, एक बार उतर गया तो फिर समझ लेना 2 महीने का उतर गया। हमारे तो 7 दिन में ठीक हो जाता है, उसके नहीं हो पाएगा। तो बेयर बूट यूज नहीं करना। शूज ना तो टाइट पहनने हैं ना लूज पहनने हैं। लूज पहनोगे तो पीछे से ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? लगेगी तो पीछे इंजरी हो सकती है। अरे बेवकूफ, लूज रहेगा ऐसे करेगा ना, समझ रहे हो? तो यहाँ लग सकती है, टाइट होगा तो भी इंजरी हो सकती है। प्रॉपर फिट शूज पहनने, प्रॉपर फिट। ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा शॉर्ट, ऐसी कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हॉट एप्लीकेशन यूज कम करना, मतलब कहने का मतलब गर्म पानी से कोई तरीके का एप्लीकेशन यूज नहीं करना, हॉट एप्लीकेशन यूज अवॉइड करना है। तो कोल्ड एप्लीकेशन अवॉइड करना है। तो सर क्या करें? हॉट भी अवॉइड, कोल्ड भी अवॉइड, दोनों अवॉइड करने हैं।
ल्यूक वार्म वाटर से रोजाना फूड को क्लीन करना है। किससे? ये क्वेश्चन आएगा। अवॉइड हॉट, अवॉइड कोल्ड, दोनों। तो मैं समझ सोचना अवॉइड हॉट है इसका मतलब ये कोल्ड यूज करेंगे। कोल्ड क्या करेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ऑलरेडी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके, तो और ब्लड सप्लाई कम हो रही है। हॉट क्या करेगा? क्यों हॉट क्यों नहीं यूज करना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? हमारा फोकस प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट। तो अगर आपने हॉट यूज किया, मरीज को वैसे ही न्यूरोपैथी है, मरीज को क्या है? तो पानी जाएगा जब तक पैर जलेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा, और एक बार जल गया तो प्रिवेंशन का हुआ, आपने तो बड़ा कर दिया। तो कुल मिला के कुछ होने नहीं देना है। तो आप पहले खुद टेस्ट करना है अंगुली डाल के, एकदम ठीक है। फिर पैसे ऐसे नहीं डाल दिया, अरे यार अब कुछ नहीं है यार, गया 4 महीने का काम कर दिया तुमने। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ताकि आप गर्म पानी डालोगे, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, उसका जल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो पहले चेक करना है ल्यूक वार्म वाटर है आपके बॉडी टेंपरेचर से सिर्फ 1-2 फ़ारेनहाइट ज्यादा है, उसको यूज ठंडा करोगे तो ऑलरेडी वेजो कंस्ट्रिक्शन न्यूरोपैथी है, डैमेज पता है, सेंसेशन लॉस है। और एक बात बाकी है, ये मेरा पैर है, मॉइस्चराइजर पूरी जगह लगा सकते हैं बट नॉट बिटवीन द टोज, नॉट बिटवीन द फिंगर्स, या टोज एक ही बात है। पैरों की अंगुली और अंगूठे के बीच के अंदर मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। क्या बोल रहा मैं? अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन द कंप्लीट फुट बट नॉट बिटवीन द टोज। क्यों ऐसा क्यों? मॉइस्चराइजर मॉइस्चर पैदा करेगा और बीच में गीला गीला रहेगा तो इंजरी, थोड़ी सी स्किन क्या हो जाएगी? रैप्चर हो जाएगी। एक बार रैप्चर हो गई 5-7 दिन में वुंड बढ़ जाएगा, क्योंकि डायबिटीज में वुंड हीलिंग डिले होता है। तो क्या बोला? पूरे पैर पे लगा सकते हो, अंगुली अंगूठे के बीच में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? पूरी आ गई? जल्दी करो रे, अभी तक क्या है? आगे बढ़ो। चेंज एवरीडे सक्शन सूच, कट टू नेर स्ट्रेट, अवॉइड स्मोकिंग, नॉट हॉट नॉट कोल्ड वाटर, ओनली ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है, लिख लेना, ल्यूक वार्म वाटर। वाह भाई बहुत बढ़िया। जल्दी करो ना प्लीज। मैक्रोवास्कुलर लिखना नहीं है वापस, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं और आप लिख चुके, चुकी सब है, ठीक है? इसलिए प्लीज ऐसा कुछ नहीं करोगे आप जस्ट जस्ट इतना। अब डायबिटीज में दो एक टर्म आती है, एक को बोलते हैं सोमोगी फिनोमिना, एक जोमोगी इफेक्ट, एक होता है डॉन फिनोमिना, जो सबको पता है। एएसआई में क्वेश्चन भी आया था और सबको पता भी है, जिसने पढ़ रखा है पता है, हर बार मैंने बताया है, अभी सही में आया भी था। आगे बढ़ू? बढ़ू? हेडिंग लगाओगे नेक्स्ट, सोमोगी इफेक्ट। क्या लगाओगे? मतलब दो क्राइटेरिया होते हैं डायबिटीज के, दो एक तरीके के फैक्टर है, क्या क्या देखने को मिलता है। एक होता है सोमोगी इफेक्ट, एक होता है डॉन फिनोमिना। कोई मुझे समझाएगा सोमोगी इफेक्ट क्या होता है? मैम आप समझाओगे? क्यों पता कैसे नहीं? किसको पता है? किसको पता है? मैम आपको पता है? आपके पीछे ब्लैक शर्ट टी शर्ट आप, हाँ नहीं पता सच में? पक्का? उधर से फर्स्ट नंबर मैम, इधर हाँ, आपको पता है? पता है? हाँ तो बोलो ना, फिर थोड़ा थोड़ा क्या है, कुंचुम कुंचुम ही ठीक है। चुप रहो रे, सुनने दो मुझे, जोर से बोलना, ठीक नहीं रहेगा, आवाज नहीं आ रही। नाइट में इंसुलिन देते हैं, इसमें इंसुलिन देते हैं या नहीं देते? कोई भी डिजीज होती है एमएसएन में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहले उसका कॉज, फिर उसके सिम्टम्स, फिर उसका मैनेजमेंट, तीन तो पढ़ती है। तो इसमें भी तीन है, पहला इसका कॉज, दूसरा इसका सिम्टम्स, तीसरा उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका होता है? कॉज का। भाई जो कॉज है उसका उल्टा कर तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। तो कॉज और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जो कॉज है वही उसका साइन आ जाएगा कि भाई कॉज की वजह से क्या आ जाएगा? सिम्टम्स आ जाएगा। तो देखो सिंपल फॉर्मूला है, कुछ याद नहीं रखना, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। एक है सोमोगी, एक है डॉन। क्या नाम है? डॉन फिनोमिना। रटोगे तो याद नहीं होगा, समझोगे तो याद। सोमोगी का मतलब होता है स्नैक्स, क्या होता है? डॉन का मतलब होता है डोज, और डोज किसकी? इंसुलिन की। ये मैनेजमेंट है, ये कॉज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। नाम मैनेजमेंट से याद रखना है। तो इसका कॉज ये है, मैं समझा दूंगा पूरा। इसका कॉज ये है कि किसी भी पेशेंट को, या तो उसने बैड टाइम, रात को सोते टाइम बैड टाइम स्नैक्स नहीं लिए, या इंसुलिन की डोज ज्यादा ले ली। इंसुलिन की डोज क्या ले ली? कितने बजे? रात को 10 बजे के लगभग। दोनों में से कोई एक। या तो उसने क्या किया, रात को खाना तो 8 बजे खाया था, सोते टाइम डायबिटीज वाले को कुछ खाना चाहिए स्नैक्स, कुछ भी बेड टाइम कुछ खाना चाहिए, ताकि उसको रात को 2-4 बजे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। अब उसने लिया नहीं, बेड टाइम स्नैक्स नहीं लिया, या डोज ज्यादा ले ली। तो सिम्टम्स क्या आएगा? सुबह 3 बजे आएगा। कब आएगा? 3 बजे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा।
3 बजे क्या होगा और 7 बजे क्या होगा, और बीच में कुछ नहीं दोगे आप, ना कोई स्नैक्स खिलाओगे, ना कोई इंसुलिन, ना कोई डेक्सट्रोज लगाओगे, फिर भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं सोमोगी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो सोमोगी में मैनेजमेंट क्या है, अभी हो गया साइन सिम्टम, तो मैनेजमेंट क्या करोगे? या तो बेड टाइम स्नैक्स देंगे या डोज कम करेंगे। भाई इसका उल्टा कर दो ना मैनेजमेंट, जो गलती हुई है उसको उल्टा कर दो। तो प्रॉब्लम क्या हुई हमसे, हमने सोते समय कुछ स्नैक्स नहीं खिलाए, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे? गिव बेड टाइम स्नैक्स, गिव बेड टाइम स्नैक्स या इंसुलिन की डोज कम कर दो। अच्छा ये रहेगा कि बेड टाइम स्नैक्स दे देना चाहिए ताकि 3 बजे हाइपो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3 बजे तो हाइपो होता है, 7 बजे अपने आप हाइपर कैसे हुआ? कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, वो ऐसा जो भी सोच रहे हैं वो बेवकूफ है, क्योंकि उन्हें ये इतना नहीं पता, पूरा एंडो पढ़ लिया। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है तो 3 टाइप के हार्मोन आते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। भैंस वाला एग्जांपल भूल गए? जब भी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड रिलीज होता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है और हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तीनों आके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं और 7 बजे हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इन तीनों हार्मोनों को मिला के बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, फिर 7 बजे क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया लिख दोगे, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन का मतलब स्टेरॉइड क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है नहीं करता? तो जब भी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आया तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, तो बॉडी में ग्लाइकोजन अपने आप ग्लूकोज बनेगा, मरीज को मरने से बचाएगा। जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस आया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एड्रेनलिन का सीक्रेशन करता है, एड्रेनलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आया, उधर से ग्रोथ हार्मोन आता है, वो भी क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ये तीनों मिलकर मरीज को क्या करवा देंगे? हाइपरग्लाइसीमिया करवा देंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? ये प्रॉब्लम क्या हुई? डॉन को 1 मिनट बाद में पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? लापरवाह नर्सिंग ऑफिसर नाइट ड्यूटी में सो जाते हैं, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर आया। एक नर्सिंग ऑफिसर है, आप जैसा या मेरे जैसा, दिन भर बेवकूफ कोचिंगों में पढ़ाता है, शाम को नाइट ड्यूटी करके जाते ही बोलता है मेरे को नींद आती है, फर्जी। ठीक है, अब वो 8 बजे ड्यूटी पे गया, डॉक्टर ने लिखा था ब्लड शुगर 4 घंटे से करनी है। कितने घंटे से करनी है? 4 घंटे। उसने शाम को 10 बजे ब्लड शुगर की और या तो बेड स्नैक्स मशीन को बोल दिया तुम खा लेना, पेशेंट ने खाया नहीं खाया पता नहीं, कम ही खाया होगा, मरीज बीमार था उसने ध्यान नहीं दिया, ड्यूटी गया 2 घंटे काम किया, 10 बजे ब्लड शुगर कर ली, वापस करनी थी 2 से 3 बजे के बीच में। उसने कहा 12 से 4 तक अपन सोएंगे, 5 बजे तक। उसने देखा 12 बजे सोने चला गया, वापस उठ के आया 5 बजे 4 बजे, उसने देखा पेशेंट कैसा है कि पेशेंट सो रहा है, क्योंकि जो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, अंदर से हार्मोन रिलीज हुए, वापस हाइपर हो गया, मरीज को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मरीज को कोई प्रॉब्लम ज्यादा हुई नहीं, तो उसने 3 बजे वाली ब्लड शुगर अपनी मर्जी से लिख दी 225। और उसका लगेगा कब? उसने 7 बजे भी तो ब्लड शुगर चेक करनी है, तो ड्यूटी से जाने के बाद में हर काम, हर नर्सिंग ऑफिसर काम पूरा करता है। बीच में 3 बजे वाला ब्लड शुगर वो नहीं करेगा, 7 बजे वाला वो करेगा, और माना कि 7 बजे ब्लड शुगर आता है 240, तो वो 3 बजे वाला सोचेगा कितना लिखूं, 10 बजे था लगभग माना कि 210, तो वो सोचेगा कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं कितना लिखूं, वो लिख देता माना कि 210 या 220 या 230, क्योंकि वो कम तो लिखेगा नहीं, क्योंकि कम होता तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पर भी होता, उसको नहीं पता ना सोमो की नाम की कोई चीज होती है, वो लिख देगा माना कि 225। अगले दिन डॉक्टर जी आते हैं, डॉक्टर देखते हैं यार इसके तो रात को 10 बजे 210 आ रहा है, 3 बजे 225 आ रहा है, 240 आ रहा है, इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। वो अगले दिन क्या करता है? डोज बढ़ा के चला जाता है, क्योंकि सही है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डोज बढ़नी चाहिए, भाई ज्यादा है, वो डोज बढ़ा के चला जाता है, और उसके अगले दिन ब्लड शुगर इसका रात को आया था 60 एग्जांपल के लिए, अब अगले दिन उसका ब्लड शुगर रात को आ जाए 40, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्योंकि इंसुलिन की डोज उसने बढ़ा दी डॉक्टर ने, डॉक्टर को नहीं पता ना कि रात को हाइपो हुआ था, अगर नर्सिंग ऑफिसर अवेयर होता तो वो रात को 3 बजे चेक करता, तो उसको पता चलता, अगले दिन लिखता कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सोमोगी इफेक्ट, डॉक्टर कभी हक्के बक्का हो जाता, ये सोमोगी इफेक्ट तो मुझे भी नहीं पता, इसको पता है। तो रात को 3 बजे अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो, 7 बजे हाइपर हो, उसको क्या बोलते हैं? सो ये बॉडी में नॉर्मल होता है ऐसा, 3 बजे हाइपो 7 बजे हाइपर, उसको क्या बोलते हैं? सोगी। मैनेजमेंट क्या है? बेड टाइम स्नैक्स देना। होता क्यों है? रात को स्नैक्स नहीं खाए, सोमो की इफेक्ट फिनिश। याद हो गया सबको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्मोन दैट इज एड्री। 7 बजे हाइपर, मैनेजमेंट क्या है? बेड टाइम स्नैक दे दो या इंसुलिन की डोज कम कर दो, एंड रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। ये क्वेश्चन ये सही में आया था कि 3 बजे क्या होता है सोमो की में, या क्वेश्चन ऐसा था कि मरीज को 3 बजे हाइपो होता है, सुबह 7 बजे हाइपर होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सोमो की इफेक्ट आया था, याद कर लो। सेम ऐसे कैसे आया था? किसी का भी गलत नहीं हुआ था, जिसने पढ़ रखा था, और हमने बोला था आएगा, तभी आया है। आप क्या सोच रहे हो ऐसे ही आ गया? ने लिख के दिया ये दे देना, तब आया। आपको लगता है ना ऐसे ही आ गया? गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, आया तो आया है। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। तुम सोच रहे हो कि हम जलेंगे तो सर कुछ कहना बंद कर देंगे, मैं सबको कह रहा हूँ तुम पीछे बैठने वालों कितना भी जलो, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। है, पढ़ लो रे तुम। डॉन क्या होता है? डॉन, डॉन का मतलब ओवर स्मार्ट, डॉन का मतलब तो ब्लड शुगर ज्यादा, 3 बजे भी ज्यादा और 7 बजे भी ज्यादा, बस खत्म हो गया। बस इतना याद रखना, डॉन में 3 बजे भी ज्यादा और 7 बजे भी ज्यादा, तो कौन क्या होगा? ज्यादा इंसुलिन या ज्यादा स्नैक्स, कम इंसुलिन या ज्यादा स्नैक्स, या तो इंसुलिन नहीं दिया या स्नैक्स ज्यादा दे दिया, मतलब इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कर दोगे, डॉन आ जाएगा। अरे आगे बढ़ू, सही बताओ, सोमो की हो रहा है क्या? भाई देखो 4:35 पे नहीं होगा सिलेबस, मैं सोच रहा था हो जाए, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि होगा, किसी हालत में नहीं होगा।
क्योंकि जैसे तुम पढ़ रहे हो उसके देख से ऐसा लगता है कि बारिश रुक गई है। मैं आगे बढ़ूं, जल्दी लिखो। जस्ट अपोजिट कर दो इसका। रात को क्या दिया, इंसुलिन कम या स्नैक्स ज्यादा, तो 3 बजे क्या हो गया, हाइपर। 7 बजे भी हाइपर। रात को 3 बजे हाइपर हुआ 200, और 7 बजे उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 3 बजे से 7 बजे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं डॉन। मैनेजमेंट क्या है, जो रात को जो 10 बजे हुआ था उसके अपोजिट। 10 बजे क्या था कोच, इंसुलिन की डोज कम दी थी, हम क्या करेंगे, डोज बढ़ा देंगे, बस खत्म। रात को 10 बजे वाली डोज बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे डोज बढ़ा दो। डोज कौन सी बढ़ानी है, 10 बजे वाली, ताकि 3 बजे नहीं हो उसको ऐसा कुछ हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसा नहीं हो सुबह 7 बजे इंसुलिन दे दो, ये लो ये डॉन। डॉन नहीं होगा फिर तो वो फ्लैट हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। सही है मैम, नेक्स्ट आगे बढ़ो। जितना ज्यादा डॉन फिनोमिना मतलब जितना ज्यादा हाइपर ग्लाइसीमिया। देख रहा हूँ सबको। मैं आ रहा हूँ उधर, फिर खाऊंगा चॉकलेट। कैसे लोग अम्ब्रेला लेके आ जाते इतने टाइम, कुछ कुछ लोग गुरुकुल से थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आए ना, तो भी छाता लेके आए। क्या सीढ़ियों में पानी है, देखो सीढ़ियों में पानी है तो तुम्हें कैसे लगेगा, है? तुम्हारा छाता कहाँ है, जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। बिस्किट नहीं खाऊंगा आज में, अब बाद में खाना खा के आया हूँ मैं। चलो आगे बढ़े, हो गया ना प्लीज, देखो जल्दी करो। ये क्या था, आइलेट सेल ट्यूमर मतलब बीटा सेल का ट्यूमर, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिनोमा पेनक्रियाज के कौन सी सेल का ट्यूमर है, बीटा सेल का ट्यूमर होगा तो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाइपर इंसुलिनिज्म, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया। मैनेजमेंट क्या है, डेक्सट्रोज 50% देंगे, और कौन सी ड्रग देंगे, याद आया, एडीपी, याद आया एडीपी, हाँ वेरी गुड, ये हो गया आपका इंसुलिनोमा, डायबिटीज खत्म। अब दो छोटी छोटी ग्लैंड बची है, छोटी छोटी, 1 घंटे की बची है, 3:50, 1 घंटा 4:50, 30 मिनट में करो तू, देखो तो देखो देखो, डायबिटीज खत्म हो गया भाई। अब हम एक ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है, उसको पढ़ेंगे, हेडिंग लगा दो पीनियल ग्लैंड, जल्दी से लगाओ, कौन सा ग्लैंड, पीनियल, पीनियल ग्लैंड, लिख दिया आपने, प्लीज बोलो ना। आप नहीं बोलते और मुझे ऐसा लगता है आप इग्नोर कर रहे हैं। हाँ आता है, D50% आता है, बहुत आता है, सच में आता है। हाँ कांचवाड़ी में, देखो मैम को बताया, आपने कौन से हॉस्पिटल में काम किया, तो फिर आप कैसे आता, बॉर्नविटा के साथ लाए थे क्या पापा, मोबाइल है, एम्स में है, आप एम्स में काम किए, कहाँ, कहाँ जोधपुर एम्स में, कौन से आईसीयू में, आप एम्स से पास आउट हो, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा ये एम्स वाले भाई टेढ़े होते हैं बहुत। एक तुम्हारे एम्स की एक स्टूडेंट है, इंटर्नशिप की आपके क्लासमेट ही है, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो हमारे पीएचयू में ड्यूटी लगती है उसकी, आपकी क्लासमेट है, इतना माथा खाती है भाई क्वेश्चन कुछ। अरे आपको तो स्टाफ परेशान करते होंगे काम के लिए, अरे वो स्टाफ इतना माथा खाती है, सर प्लीज क्वेश्चन पूछो, सर प्लीज 10 क्वेश्चन पूछो प्लीज, मैं सब पढ़ के आई हूँ 10 क्वेश्चन, उसका नाम तो याद नहीं मुझे। 10 स्टाफ आती है हमारे, 10 स्टूडेंट आती है आपकी क्लास अलग अलग। आज उसका लास्ट डे, आज मेरे को लास्ट डे, आपका भी लास्ट था डेट इशू, हाँ तो इसका मतलब आप कल से आप हमारे पास आओगे उधर, वो होगी। तो वो बोल रही है आज हमारी लास्ट ड्यूटी है सर, आज आप सब पूछ लो, अरे बाप जी मेरे को काम करने दे थोड़ी देर, आता थोड़ी इतना टाइम नहीं है, सर प्लीज पूछो ना, मैं सब पढ़ के आई हूँ, मैं ओबीजी एंडो सब पढ़ के आया हूँ। स्टूडेंट में इतना क्रेविंग है, तब हम सोचते कभी कभी हम कितने निकम्मे थे, जब हम फोर्थ ईयर में थे ना, हमें कुछ नहीं पता था। तभी मैं सोचता हूँ कि एम्स वालों का सिलेक्शन ज्यादा क्यों होता है, एम्स वाला इसलिए होता है, इतनी क्रेविंग होती है स्टूडेंटों में, इतनी क्रेविंग। आप फोर्थ ईयर के इनको इंटर्नशिप वालों को एक एक इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग पता है, जब ये ओटी में ड्यूटी करते हैं तो आप सोच रहे होंगे सर झूठ बोल रहे हैं, आज ये सामने मुझे पता नहीं कि एम्स के स्टूडेंट है, जब ये ओटी में काम करते हैं ना, जब ओटी चल रही होती है ना, तो स्टाफ है ना जो ओटी सर्जन, सर्जन क्या बोलता है, रिट्रैक्टर देना, नाम भी नहीं लेता, जो सर्जन उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के देना पड़ता है, और जो स्टाफ होते हैं वो बड़े बदमाश होते हैं, वो स्टूडेंट को स्क्रब करवा देते हैं, करवाते करवा देते, खुद पीछे खड़े हो जाते, करवा ओटी, स्टूडेंट बेचारा डरे, पसीना हो रहा है भयंकर बहुत ज्यादा, और सर्जन मुंह पे लगा रखा है, ऐसे हाथ करके, अब क्या देना है किसको पता है, नाम भी नहीं लेता, नहीं सच में, अब क्या दे, मेरे जैसा होगा आई भी सेट पकड़ा दे ये लो लगाओ पाइप। हमें तो अभी तक बहुत देर में ये भी नहीं पता था डोयर रिट्रैक्टर क्या होता है, डोयन, और वो बोलता नहीं है डोयर दो, अगर गलत दे दिया पता नहीं क्या जरूरत थी इस टाइम, अरे बाप जी माफ करो, सच में इतना होता है, इतना भयंकर, इसलिए सब एम्स के स्टूडेंट को सब कुछ पता होता है, सब कुछ पूरा जितना एक्सपोजर, ये फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप इनकी ड्यूटी लगी फर्स्ट ईयर के लास्ट में, इन्होंने 3.5 साल काम किया है, और हमने पूरी जिंदगी में 3.5 साल काम नहीं किया जॉब लगने से पहले।
और 3.5 साल ऐसे नहीं, जब हम प्राइवेट काम करते हैं तो एक ही जगह काम करते हैं, तो वार्ड में अगर कहीं काम कर लिया तो वार्ड में करेंगे, इनकी हर महीने पोस्टिंग चेंज होती है, इसके साथ में नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आती है, एक और ध्यान रखती है 11 से 12 बाहर का बैठी अंदर चल काम कर, केयर खड़ी ऊपर नंबरिंग और करती है, 25 में से 21 दूंगी, सही नहीं किया तो ऐसे करते हैं, साथ में चलते बराबर, बिल्कुल भी गलती। फीड हम लोग फीड कैसे देते हैं, सीध में फीड डाली, ऐसे किया खत्म। इनके फीड का प्रोसीजर होता है, फीड का भी प्रोसीजर होता है, पहले रेजिड्यूल वॉल्यूम निकालेंगे, क्लीन प्रोसीजर बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, ट्रे लाएंगे, सिरिंज रखेंगे, को बॉल रखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, एक ना देखेगा, एक ना फीडिंग ट्यूब पकड़ेगा, दूसरा सिरिंज खोलेगा, तीसरा उसमें वो ऐसे डालेगी, फिर जाएगी, फिर पिंच करेगी, फिर मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग इतने में तो हम 10 पेशेंट कर देते, ये प्रोसीजर होता है इनका। फिर बोलते हैं एम्स वाला सिलेक्शन ज्यादा क्यों होता है, इनको हर चीज का रेशनल होता है इनके, बाकी इनको 3 साल काम कर लिया हर एक वार्ड में, और तो सिलेक्शन देख लिया, जब जो चीज आप क्लिनिकली देख लेते हो ना वो थ्योरेटिकली समझ में कम आती है, क्लिनिकल देख लो तो फिर थ्योरेटिकली इजी हो जाती है, हर चीज देख रखी होती है इन्होंने। जिस डिजीज का हमने नाम नहीं पढ़ा होता है उनकी केस प्रेजेंटेशन कर रखी होती है एम्स वालों को, केस प्रेजेंटेशन कर रखी होती है, मुझे पता होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हो जाता है इजीली। एक एग्जाम दिया, हेलो पक्का अपना तय, और रैंक भी एम्स का जो भी स्टूडेंट होता है उसकी रैंक भी 1000 से नीचे नीचे आती है, कभी उनको सारे टॉपिक का पता होता है। अगर हमें एक पता है, एंडो पता है तो सिर्फ एंडो ही पता है, कार्डियो पता है तो सिर्फ कार्डियो ही पता है, एम्स वालों को सब पता है। हर वार्ड में ड्यूटी 3 साल, वार्ड कितने होते हैं 40 तो वार्ड होते हैं भाई, 40 तो वार्ड होते हैं एम्स में, तो इनकी 3 साल में हर महीने अलग जगह ड्यूटी, और साथ में चलता है टीचर बराबर क्लास में बैठा रहता है। ऐसे नहीं छोड़ दिया इनको बराबर 12:30 पौने 1 से पहले निकल नहीं सकते, जाते टाइम साइन चाहिए। इनकी क्लास लगती है 2 से 5, इनकी सबसे हार्ड ड्यूटी ये होती है, इनको 8 बजे वार्ड में आना होता है, 1 बजे जाना होता है, लेकिन स्टाफ दया करता है चले जाओ, 12:30 बजे भेज देता है, 12:30 से आधा घंटा ये जाते हैं हॉस्टल, 1 से 2 इनका लंच ब्रेक, 2 से 5 इनकी क्लास चलती है, फिर 5 से शाम को इंटर्नशिप नहीं चलती क्लास, बाकी पूरे टाइम क्लास चलती है, फिर 5 बजे हॉस्टल जाते हैं शाम को, सुबह 7 बजे निकले हुए हॉस्टल से। कई बार मैं गाड़ी लेके आता हूँ, हाथ में वो मोमोज वो क्या बोलते हैं रोल लिए हुए खाते खाते ड्यूटी जाते हैं, ऐसे मैं देखता हूँ इतना टाइम इतना बिजी क्यों, ऐसा टाइम नहीं मिलता हमें, रोज आदमी लेके खाते खाते ड्यूटी जा रहे हैं, रात में ड्यूटी में वहां जाके हाथ धोते हैं, आगे हम ड्यूटी, हालांकि काम तो नहीं करते, नहीं करते, सच में नहीं करते, इनको बुला के लाना पड़ता है, टीचिंग रूम में जाके बैठते हैं, वार्ड में एक रूम होता है, इसी में बैठते हैं, वार्ड में एक रूम है उसको बोलते हैं टीचिंग रूम, जहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा रूम होता है, जहाँ कोई क्लास लेनी होती है, हम वहाँ लेते हैं, तो वहाँ रूम होता है, इनका बैग वही रखते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, बुला के लाना पड़ता है, आओ थोड़ी हेल्प करवा दो प्लीज, शुगर करवा दो, ये कर दो ना, मैं खाना खा के आता हूँ, तब बैठ जाओगे, वो बोले, ये तू जाना, सेम टेक्निक है इनकी, बस सच तो नहीं, वो झूठ तो नहीं कह रहा ना, एकदम सही है, मैं तो पूरा भुगत होगी, मुझे पता नहीं था, मैं आपकी क्लास में आप सबकी इंसल्ट करती, माफ करना प्लीज, ये रियलिटी है, ऐसा ही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इनको 4th ईयर में आते आते सब पता चल जाता है, हमें तो 4th ईयर में ये भी नहीं पता था एम्स होता है यहाँ, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक दिन एम्स में जाएंगे, नहीं पता था, इनको ये भी पता है सोमो की इफेक्ट क्या होता है, डॉन फिनोमेना क्या होता है, हम तो डॉन उसको मानते थे जो कॉलर ऊंची करके बाइक फास्ट चलाता था, ये सब पीनियल ग्लैंड, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ये ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी से ऊपर, हाइपोथैलेमस से नीचे और पिट्यूटरी से ऊपर, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास होती है, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, कलर को गोली मारो, वेट को छोड़ो, ये हार्मोन को सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन, क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन का सीक्रेशन अंधेरे में ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको नींद कब आती है, जब लाइट ऑन रहती है तब, या लाइट बंद होती है तब, तो ये नींद, मेलाटोनिन नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो मेलाटोनिन एक स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, इंसान जितनी अच्छी रेस्ट करता है उतनी उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, ऐसा मानते हैं ना हम लोग, जो लोग कम से कम 7 घंटा नींद लेता है वो 4 घंटा नींद लेने वाले के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी होता है। कुछ लोग बेवकूफ, आप कहीं कहीं आपने देखा होगा, हर जगह बेवकूफ जो होते हैं, नहीं मैं तो 24 घंटे पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन होगा, 10 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, 24 घंटे में, कितने घंटे मैक्सिमम कह रहा हूँ 10, ज्यादा पढ़ना बेवकूफी की निशानी है, इंटेलिजेंसी की निशानी नहीं है, 10 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे तो मैं एग्जाम के खुद 10-15 दिन को छोड़ दो, उसमें 12-13 घंटा भी जा सकता है, वो भी 12-13 जाएगा, तुम सोचोगे मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा, गलती कर रहे हो, अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, याद नहीं होगा, नींद खराब कर रहे हो अपनी, नींद खराब करने से कोई चीज याद नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट है नींद, अगर 7-6 घंटा नींद नहीं ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम नींद को कम करके पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद नहीं होगा, तो एग्जाम के टाइम में 12 घंटा मान सकता हूँ, बाकी तो 10 घंटा मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा है 10 घंटा स्टडी, रियल तो 8 घंटा ही होती है, 8 घंटा स्टडी को, 8 घंटा अपने काम को, 8 घंटा खुद को, बस। तो जब नींद इंसान अच्छी लेता है तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, मतलब उसकी नींद एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, किसका काम करती है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट ग्लैंड भी है, मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, ऐसा मान सकते हैं। चलो आज पता तो चला भाई एम्स के स्टूडेंट, मैं क्या पता एम्स के बारे में क्या-क्या बोल देता है स्टूडेंट के बारे में, मुझे पता ही नहीं था, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ क्योंकि एम्स के स्टूडेंट टू मच इंप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उसको जितना नॉलेज होता है उतना दूसरे फोर्थ ईयर वालों को कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्या पता मैं कुछ बोल देता कभी, भाई क्या भरोसा, तो गड़बड़ हो जाता। तो आगे बढ़े, आपका तो पीएचडी में ड्यूटी कब लगा, आईसीयू से पहले पीएचयू, मैंने तो आपको नहीं देखा पूरे महीने में, आप आए नहीं, जहाँ चेंज होते रहते हैं फंक्शन, टू मेंटेन क्रिकेडियन या सर्केडियन रिदम जो भी है, वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प इन इम्यून सिस्टम, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी हो गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी बात, कोई खास नहीं है, ऐसे लिखा दिया।
आगे बढ़ूं, बोलो। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस कहाँ होती है? मीडियास्टाइनम कैविटी में। कौन सी कैविटी में? इसको, जैसे स्टर्नम बोन सुना आपने? स्टर्नम को चेस्ट बोन भी बोलते हैं और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं ना। तो स्टर्नम के बीचों बीच लोकेशन में होती है, दैट इज मीडिया स्टाइनम। चेस्ट में, नेक में नहीं, चेस्ट में। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। आप लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ोगे दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पोजीशंस लोकेटेड ओवर हार्ट, एंटीरियर टू असेंडिंग एरोटा एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम से थोड़ी पीछे की तरफ, असेंडिंग एरोटा के सामने की तरफ। तो बिटवीन द एरोटा एंड द स्टर्नम। वेट 10 से 15 ग्राम जन्म के टाइम। जब तक प्यूबर्टी तक जाती है तब तक ये ग्रो करती है, उसके बाद में वापस ग्रो करना कम कर देती है, इसीलिए इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हाँ, तो 12-12 घंटे की क्लास होगी, तो भाई चाहे तो हम जेएनसी वालों को बोलेंगे आप पिलाओ, पार्टी कौन देगा फिर? 12 दिन क्लास मेरी थोड़ी है। जिस टीचर की जिस दिन क्लास हो ना, बैंड बजा देना उनकी। पढ़ना ही मत, जब तक पार्टी नहीं, समोसे नहीं खिलाओगे हम नहीं पढ़ेंगे। कल से, ठीक है? कल जरूरी, पहले दिन जरूरी है और लास्ट दिन जरूरी है, बीच में कोई ना चलेगा। वहाँ पार्टी, भाई देखो, हम जैसे नौ 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 रत्न होते हैं, आपने देखा होगा, जो हम 9 रखते हैं उपवास, तो कुछ लोग पूरे रखते हैं, कुछ लोग एक उठता है और एक बैठता है, मतलब एक पहला और एक लास्ट रखते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, पहले दिन पार्टी रहे, लास्ट दिन हो जाए, हम मान लेंगे कि हो गई। तो आप कल पहले दिन छोड़ना मत आरसी सर को, सर खिलाओ, नहीं तो कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। और फिर लास्ट 11 तारीख को जिसकी भी क्लास हो, मेरी 10 को है, मेरी 2 को और 10 को है, 11 को मेरी नहीं है। क्रैकिंग पता नहीं किसकी होगी, मुझे नहीं पता, मेरी 3 थोड़ी होगी, 2 ही होगी। मैं 3 क्यों लूं, मेरा भी तो गला प्लास्टिक का थोड़ी है। हाँ, अगर सर ने बोल दिया कि नहीं वो सारे सब्जेक्ट वाली आपको ही लेनी है, तो बात अलग है, उसमें नाम नहीं लिख रखा है कि मेरी है, ऐसे लिख रखा है नॉन सेट क्रैकिंग क्लास है, बस किसी की हो सकती है। कम टू नॉर्मल आफ्टर प्यूबर्टी। आगे बढ़े। ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है, उसको बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। इसका फंक्शन ये होता है, मैचुरेशन, डेवलपमेंट की जगह मैचुरेशन लिखना प्लीज। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और माइस्थेनिया ग्रेविस की सर्जरी करते हैं तो थाइमेक्टोमी करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट करके याद कर लेना। ऐसा करोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्या? ये लिखो फिर बताओ। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो, लिखो लिखो, आराम से लिखो। सोच रहा था पूरा नहीं होगा, ये तो मामला फ्री हो गया। डायबिटीज या एंडोक्राइन पूरा हो गया, 10 मिनट का बचा है। घड़ी में बजी है 4:10। 39 मिनट क्या करेंगे? चाय तो आई नहीं मेरे, आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई। हाँ, कुछ भी पढ़ा देंगे। एक डिसऑर्डर आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, 2-3 है, ठीक है? बैठ जाऊंगा चेयर पे, फिर बातें करेंगे अपन, है? ठीक है? स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली, नॉट पर्सनली। मैम आप आंसर बताओगे क्वेश्चन के, 10 सवाल आपसे पूछेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मैम हियर। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मैम। आप 10 में से कितने जवाब दोगे, उसके आधार पे आपकी मार्किंग होगी, ठीक है? नहीं दोगे आंसर, पूछूंगा तब ना, पहले क्यों बताऊं किसका पूछूंगा? नर्सिंग का ही पूछूंगा और क्या, किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, आपने क्या सोचा? चलो इधर आओ। आपने नाम सुना एक बी लिम्फोसाइट? एक नाम सुना आपने, टी लिम्फोसाइट? हाँ या ना? सुना ना? आपने हमारा बॉडी में ब्लड सेल नाम सुना? बोन मैरो नाम सुना? बोन मैरो सुना कि नहीं सुना? सुना। कोई भी ब्लड सेल बनती कहाँ है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बनती कहाँ है? कहाँ पर? बोन मैरो। इसका मैचुरेशन कहाँ होगा? बोन मैरो। कहाँ होगा? तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना कि बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है, मैचुरेशन भी बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, मैचुरेशन थाइमस में। ये एक सवाल था मेरा, समझ में आया क्या? बस यही कहना चाह रहा हूं। जब तक कोई बच्चा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो समझते हो? उसमें आरबीसी कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? जब वो फीटस होता है, आरबीसी कहाँ बनती है? 95% का लीवर, लीवर ऑप्शन में नहीं हो तो स्प्लीन, लीवर में बनती है स्प्लीन, ऐसे ही बेचारा बदनाम। जो ही डिलीवरी होने वाली है एट टर्म, और उसके बाद में ता जिंदगी कहाँ बनती है? बोन मैरो। याद रहेगा ना? पहले यॉर्क सेक, फिर लीवर, फिर जन्म के टाइम से लेके पूरी जिंदगी में कहाँ बनती है आरबीसी? अब है कुछ अदर हार्मोन्स, 4-5 हार्मोन है, वैसे आप हर डिजीज में अलग अलग पढ़ोगे, कार्डियो में अलग है, बट 2-3 है जो मैं बता देता हूँ। पहला है अदर हार्मोन में, एडिपोज टिश्यू से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है लेप्टिन। क्या नाम है? सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन खाने का है। लेप्टिन, हाँ देखो क्वेश्चन क्या आएगा, सुन लो। लेप्टिन हार्मोन कौन से टिश्यू से सीक्रेट होता है? एडिपोज टिश्यू। फंक्शन क्या है? फूड सेटिस्फाई, मतलब इनहिबिट द हंगर, खाने को रोकता है, खाने को मोटिवेट करता है। अरे आपका खाना पूरा हो गया है, ये मैसेज भेजता है मत खाओ, तो इनहिबिट द हंगर, खाने को क्या करता है? मना करता है, खाइए मत, मतलब आपको ये मैसेज देता है कि खाना पेट भर गया है। इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फूड। समझ में आया? तो हंगर को इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन है? लेप्टिन, इसको बोलते हैं हंगर इनहिबिशन हार्मोन। समझ में आया क्या ये बात? मतलब आपका पेट भर जाएगा तो ये हार्मोन एडिपोज टिश्यू से रिलीज होगा और आपको खाने को मना करेगा मत खाओ।
बहुत हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। हेल्प इन रेगुलेट एनर्जी बैलेंस बाय इनहिबिटिंग हंगर। खाने को रोक के आपकी बॉडी में एनर्जी का बैलेंस करता है, खाने को रोक के, क्योंकि ये बोलता है कि खा लिया बहुत हो गया। आगे बढ़ो, बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हार्मोन का नाम है ग्रेलिन। क्या नाम है? ग्रेलिन। इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये लेप्टिन का जस्ट उल्टा है। लेप्टिन क्या करता है? हंगर को इनहिबिट, ये कहता है खा ले, भूख लगी है। इसको प्रोड्यूस बाय एंटेरो एंडोक्राइन सेल इन द स्टमक। व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, जब आपका स्टमक खाली है तो ग्रेलिन सीक्रेट होता है, आप खाना खाते हो। तो इसका मतलब ये हंगर को स्टिमुलेट करता है। हंगर को क्या करता है? स्टिमुलेट। 3 नंबर पे लगाओ ईपीओ। 3 नंबर हार्मोन लिखो ईपीओ। क्या मतलब होता है ईपीओ का? हाँ गुड, बोलेगा कौन जोर से? इरिथ्रोपोइटिन। वैसे तो खूब है, जीआईटी में भी आते हैं, आप हार्ट में भी पढ़ो। मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं 2-4 ही बताऊंगा, सब नहीं बता रहा मैं क्यों बताऊं? सब जरूरी बताना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो ईपीओ। ईपीओ का मतलब है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? सीक्रेट फ्रॉम किडनी। फिर क्या लिखोगे? टू स्टिमुलेट, टू, अरे किसको स्टिमुलेट करेगा? बोन मैरो को। किसके लिए? टू प्रोड्यूस, और आरबीसी के परसेंटेज वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट। तो जितनी आरबीसी ज्यादा होती है उससे क्या होगा? इंक्रीज हीमेटोक्रिट। अच्छा, हीमेटोक्रिट और आरबीसी दोनों एक ही है? एक ही है। एक कैसे? अगर मैं बोल दूं आप कौन, कि मैं स्टूडेंट, आप कौन, हम क्लास, आप कौन, A14 बैच है जो भी है, मैं उसकी स्टूडेंट हूं, आप कौन, A14 बैच है पूरा। तो आरबीसी एक सेल है, 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है उसको क्या बोलते हैं? एससीटी। 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है तो उसको क्या बोलते हैं? एससीटी। तो एससीटी हमेशा परसेंटेज में चेक करते हैं। तो आप पढ़ते हो 35%, 40%, 45, वो क्या होता है? 100 ml ब्लड में कितना परसेंटेज आरबीसी है। तो इसलिए ब्लड की मोस्ट कॉमन सेल कौन है? आरबीसी। आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद सबसे रेयर डब्ल्यूबीसी। सबसे कम कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। उसके बाद प्लेटलेट। देखो डब्ल्यूबीसी होती है 4,000 से 10,000, प्लेटलेट होती है 1.5 लाख से 4.5, आरबीसी होती है मिलियन में। तो बॉडी की ब्लड की मोस्ट कॉमन सेल आरबीसी, मिडल प्लेटलेट, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी 100 ml ब्लड में कितनी है उसको क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट की डेफिनेशन क्या है? पीसीवी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है परसेंटेज अमाउंट ऑफ आरबीसी। क्या मैं ये बोल दूं? वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड इज कॉल्ड एसिटी। एग्जैक्ट राइट। वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड इज कॉल्ड एसिटी। सही है। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी कितनी है इन 100 ml ब्लड, उसी को ही तो बोलते हैं एसिटी, और किसको बोलते हैं? आरबीसी ज्यादा हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? एसिटी ज्यादा हो गया, इसका मतलब पॉलीसाइथीमिया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? तो एसिटी ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब क्या हुआ? ब्लड के अंदर आरबीसी ज्यादा, इसका मतलब ब्लड गाढ़ा हुआ, ब्लड पतला हुआ। ब्लड में तो क्वेश्चन आता है पॉलीसाइथीमिया में मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ब्लड गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी ब्लड की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। विस्कोसिटी ब्लड की चेंज हो जाएगी तो ब्लड में क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो आरबीसी और एसिटी एक ही है। आरबीसी सेल है और 100 ml में कितनी आरबीसी है उसको हम बोल देंगे एसिटी। तो आरबीसी तो क्यूबिक पर एमएम में काउंट करते हैं, मिलियन में, और एसिटी को परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कभी, जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है एसिटी बढ़ता है। जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो एसिडी बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं हीमो कंसंट्रेशन। हीमो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज एसिडी। भाई ब्लड गाढ़ा हो जाना, हीमो कंसंट्रेशन का हिंदी करो। हीमो मतलब ब्लड, कंसंट्रेशन का मतलब है गाढ़ा हो जाना, मतलब थिन नहीं, थिक हो जाना। तो जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है तो ब्लड, हमारी बॉडी में से पानी पानी निकल जाता है, ब्लड तो नहीं निकलता। तो बॉडी में से पानी निकल गया, तो पहले जितने पानी में जितनी आरबीसी थी, अब उसका कंपैरिजन करो। अब उससे कम पानी में उतनी की उतनी आरबीसी है, तो एसिडी बढ़ा कम हुआ? बढ़ा। बर्न में कभी भी देख लेना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, डेंगू में कभी भी देख लेना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। डेंगू में, बर्न में, डायरिया में, वोमिटिंग में, इसमें हीमो कंसंट्रेशन होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में हीमो डाइल्यूशन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जितना आयरन बढ़ता है, जितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको हीमो डाइल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया बात आपको? कोई डाउट नहीं है? तो एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है। कहां से सीक्रेट होता है? किडनी से। किसको स्टिमुलेट करता है? बोन मैरो को। इसका मतलब क्या करेगा? आरबीसी को बनाएगा। तो अगर किसी की किडनी काम कर रही है तो कभी भी उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस कम रहते हैं, जब तक बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है सीकेडी में कौन सा एनीमिया होता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। सीकेडी में कौन सा
सीकेडी का मतलब एंड स्टेज रीनल फेलियर में कौन सा एनीमिया होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो बताइए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सीकेडी में क्यों होगा? और 100% सीकेडी में एनीमिया होगा, 100% होगा। सीकेडी का मतलब क्या है? किडनी काम नहीं कर रही, इसका मतलब इरिथ्रोपोइटिन काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो जब भी हमारी बॉडी में कहीं से ब्लड लॉस होता है या हमारा एब्जॉर्प्शन खाने में पूरा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली हमें एनीमिया नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा तो ही सीकेडी समझ में आएगा। नॉर्मल ये लिखिए सबने, नॉर्मली क्या होता है कि ये हार्ट है, कार्डियक आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, सबसे ज्यादा कहां जाता है? किडनी को जाता है, ये तो पता ही है ना, किडनी को जाता है। अब जब भी किडनी को जो ब्लड जाएगा उसमें अगर ऑक्सीजन कम होगी, उसमें अगर ऑक्सीजन कम होगी तो इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन बढ़ेगा। इरिथ्रोपोइटिन हमेशा हाइपोक्सिया में स्टिमुलेट होता है। कब होता है भाई? इरिथ्रोपोइटिन किडनी से सीक्रेट कब होगा? जब इसको लगेगा कि मेरी जरूरत है, नहीं तो नहीं सीक्रेट होता, पड़ा रहता है। तो जब किसी पर्सन को हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया कब होगा? जब उसको हीमोग्लोबिन कम होता है। क्योंकि आपको पहले भी मैंने बता चुका हूं कि 1 ml में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml। तो जिसका हीमोग्लोबिन भी कम है तो क्या होगा उसको? या जिसको हाइपोक्सिया है तो किडनी के पास जो ब्लड जाएगा उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, अगर एनीमिया है तो उसको ब्लड कम जाएगा तो किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? इरिथ्रोपोइटिन। तो किडनी अगर काम कर रही है तो क्या करेगी? इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करेगी, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, बोन मैरो आरबीसी बना देगा और आपको एनीमिया होने से बचा लेगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट सीकेडी का है, अगर कोई पेशेंट किसका है, तो अगर किसी को एनीमिया हुआ, कोई खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा या नहीं खा रहा है, कोई और ब्लड लॉस हो गया, तो किडनी को ब्लड जाएगा, उसमें हीमोग्लोबिन कम जाएगा, कम जाएगा। लेकिन आपको पता है आपकी किसी पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है, तो कितना भी कम जाएगा, किडनी काम नहीं करी। सीकेडी का मतलब क्या है? किडनी काम, क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, मतलब किडनी काम नहीं करी, एंड इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल नहीं होता, स्टेज 5 इज इरिवर्सिबल होता है। अब इसका एक इलाज है ट्रांसप्लांटेशन, और कोई इलाज नहीं। तो अब किडनी काम नहीं कर रही है तो क्या इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रही, किडनी की सेल ही काम नहीं कर रही, तो कैसे होगा? तो फिर बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगा, आरबीसी नहीं बनती। तो सीकेडी में कौन सा एनीमिया होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। कौन सा होता है? बाकी मैक्रो होता है, फॉलिक एसिड की कमी से, पर्नीशियस एनीमिया की कमी से, वो अलग-अलग है। अब एक सवाल पूछो छोटा सा, आपने एक नाम सुना एम्फाइसीमा? आपने एक नाम सुना एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा में एक साइन आता है पिंक पफर, कोई बताएगा क्या होता है पिंक पफर? किसी को याद है? व्हाट द मीनिंग ऑफ पिंक पफर? पिंक पफर क्या होता है बताना, किसी को नहीं याद? अरे एम्फाइसीमा में एक साइन आता है पिंक, याद है कि नहीं है? पिंक पफर नहीं पता? अरे बॉडी लाल लाल टमाटर जैसी हो जाती है एम्फाइसीमा में, चेहरे पे फ्लशिंग, एकदम रेडनेस रेडनेस दिखता है। एनीमिया नहीं होता कभी एम्फाइसीमा के पेशेंट को, क्यों? पिंक पफर का मतलब इंक्रीज आरबीसी, इंक्रीज एसिडी। पिंक पफर क्यों होता है एम्फाइसीमा? देखो एम्फाइसीमा क्या है, एक्यूट है क्रोनिक है? एम्फाइसीमा एक्यूट है क्रोनिक है? कैसे लोग हो तुम? सीओपीडी नाम नहीं सुना? सीओपीडी में दो बीमारी आती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। किसी को लंबे समय से 10-20 साल से कोई स्मोकिंग या रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से एयरवे की जो वॉल होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। द क्रोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे वॉल इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। क्रोनिक बहुत लंबे समय से, अचानक नहीं होती एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में मरीज को हाइपोक्सिया होता है, ये तो मानते हो हाइपोक्सिया होता है? हाँ वो अब याद आ रहा आपको, पहले क्या हुआ? हाँ, पहले डिस्कस श्योर नहीं थे, अब श्योर हुए? ठीक है अभी देखता हूँ। लंबे समय से पेशेंट को क्या हुआ? क्रोनिक हाइपोक्सिया हो गया। अब आपको पता है कोई भी सीओपीडी का पेशेंट होता है उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन या लो फ्लो ऑक्सीजन? एम्फाइसीमा और सीओपीडी में कभी भी हाई फ्लो ऑक्सीजन, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्यों हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं देते? सीओपीडी और एम्फाइसीमा जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लो फ्लो ऑक्सीजन 1 to 2 लीटर पर मिनट ओनली, ज्यादा नहीं। क्या रीजन बताओगे? आपको अगर 4 पिज्जा खाने का मन है, मैं आपको 5 पिज्जा लाके रख दूंगा, तो आप पिज्जा की अहमियत को नहीं समझोगे। क्या है, आप संघर्ष को समझोगे नहीं। आपको 4 चाहिए, मैं आपको आधा दूंगा, आपके मन में खाने की क्रेविंग रहेगी, आप एफर्ट लगाओगे, 4 जने बैठे हैं, तुरंत हाथ डालेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? भाई 4 पिज्जे रख दिए मैंने यहाँ लाके तुम्हारे मस्त, क्या पिज्जे, क्या रख दिए? पिज्जे। और जने 3 है तो वो क्या करेंगे? ऐसा हाथ डालेंगे। और मैंने 10 लाके रख दिए पिज्जा, तो क्या करोगे? है पड़ा है, कोई नहीं खा पाए, आराम से खा लेंगे। तो जब किसी पेशेंट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उससे ज्यादा दोगे तो पेशेंट अपना एफर्ट नहीं लगाएगा, और अपना एफर्ट नहीं लगाएगा तो CO2 बाहर नहीं निकलेगी। तो टू क्या मेंटेन द हाइपोक्सिक स्टिमुलाई ऑफ द पेशेंट गिव लो फ्लो ऑक्सीजन। पेशेंट की हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। किसको मेंटेन रखने के लिए? हाइपोक्सिक स्टिमुलाई। पेशेंट खुद एफर्ट लगाए, ओए आजा जल्दी, आपको पानी पिला रहा हूं, आपको एक गिलास की प्यास है, मैंने तुरंत एक गिलास दे दिया, आपने पी ली, मैं आपको एक बूंद बूंद पिला रहा हूं, आप क्या करोगे? आने दे प्लीज, प्लीज आने दे, दैट्स कॉल्ड लो फ्लो। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? जितनी नीड है उससे कम देंगे तो आप एफर्ट लगाओगे, और एफर्ट लगाओगे इसका मतलब ये है टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलाई। ये एग्जैक्ट वर्ड याद रखना, टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलाई। आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर की स्टिमुलेटिंग गैस कौन है? CO2 नॉट O2। CO2 है, CO2 बाहर नहीं निकलेगी तो O2 अंदर नहीं जाएगा। CO2 बाहर निकलना जरूरी है, O2 अंदर जाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। CO2 जहर है, CO2 बाहर निकलेगी तो O2 तो अपने आप चली जाएगी। रेस्पिरेटरी फेलियर की डेफिनेशन क्या है? CO2 रिटेंशन। कुछ लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, नहीं। जब कोई भी पेशेंट CO2 बाहर, जब आप सांस बाहर निकालोगे नहीं, CO2 बाहर निकलेगी नहीं तो O2 जाएगी कैसे? अंदर स्पेस ही नहीं होगा, जहाँ एलुलाई पॉकेट है वहां पर स्पेस ही नहीं होगा। तो मेन मकसद होता है हमारी मसल्स का, डायफ्राम का, कि CO2 को बाहर निकालना। तो जिस किसी को भी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उसमें CO2 बाहर नहीं निकलती, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? और आपने एक नाम सुना होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। उसमें पेशेंट को CO2 बॉडी में कम होती है, ज्यादा कम होती है,
उसका आप ब्लड सैंपल लोगे ना, एबीजी करोगे ना, उसकी ऑक्सीजन का प्रेशर आएगा 100 से ज्यादा, होना भी नहीं चाहिए 100 से ज्यादा। हाई एल्टीट्यूड पे किसी भी मरीज का कभी आपने एबीजी रिपोर्ट देखना, किसी की भी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का सैंपल देखना, उसकी एबीजी रिपोर्ट देखना, पीओ2 100 से ज्यादा होगा। क्यों? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का मतलब क्या है? मरीज ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, इसका मतलब पीसीओ2 ज्यादा बाहर निकल रही है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में पीसीओ2 आएगी 35 से कम, O2 आ जाएगी 100 से ज्यादा। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का मतलब है हाइपर वेंटिलेशन, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बस मरीज स्टिमुलेटेड है। समझ में आई बात? तो सीओपीडी में क्या करते हैं? लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। तो अब क्यों होता है एम्फाइसीमा में? पिंक पेपर देखो, एम्फाइसीमा का मतलब क्या है? क्रोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे वॉल, सिंपल एकदम है ना। उसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा प्रॉपर, भाई गैस एक्सचेंज नहीं हुआ तो CO2 क्या होगी? अंदर रह गई। तो पेशेंट में सीधे बोल दो क्या हो गया? हाइपोक्सिया हो गया। तो हाइपोक्सिया हो गया तो किडनी को भी क्या होगा? हाइपोक्सिया। अरे किडनी को जो ब्लड जा रहा है वहां पर भी क्या होगा? किडनी को जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? भाई किडनी को थोड़ी पता है क्यों हो रहा है हाइपोक्सिया, किडनी को बस हाइपोक्सिया होते ही किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा होगा? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन किसको स्टिमुलेट करेगा? बोन मैरो को। बोन मैरो किसको बनाएगा? आरबीसी को। आरबीसी ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा होती है तो हमारा ब्लड बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पिंक पर्पल। क्या बोलते हैं? पिंक पर्पल। पिंक पर्पल का मैकेनिज्म समझ में आया कि जब भी हमें हाइपोक्सिया होता है उसको कंपनसेट करने के लिए किडनी एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन करती है, उसको अपन लोग पिंक पर्पल बोलते हैं। क्लियर? तो ये पिंक पर्पल का मैकेनिज्म है। किसको पिंक पर्पल? अब एक नाम सुना होगा आपने, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में एनीमिया नहीं होता कभी, मैक्सिमम हमेशा पॉलीसाइथीमिया होता है। इंक्रीज एसिडिटी को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। इसमें भी पिंक पर्पल का मतलब पॉलीसाइथीमिया है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में एनीमिया कम होता है, पॉलीसाइथीमिया ज्यादा होता है। क्यों? सेम रीजन। आपने देखा होगा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बच्चे की ग्रोथ नहीं होती ज्यादा, ये जो फिंगर है नेल है वो क्लबिंग हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता? क्लबिंग फिंगर्स क्यों होते हैं? क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है ना। तो ऐसे एक और आता है पॉलीसाइथीमिया होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बच्चे को। अभी बताता हूं क्यों होता है। आ गया एरिथ्रोपोइटिन तो बता देते, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं कि बताइए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बच्चे को एनीमिया होगा, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया होगा, एनीमिया कम होने के चांसेस है। ये लिख लिया हो तो बताऊं? लिख लिया? अगर कोई बच्चा है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो उसको हाइपोक्सिया होगा कि नहीं होगा? तो क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा, तो जो किडनी को जो ब्लड आ रहा है उसको हाइपोक्सिया होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो किडनी को हाइपोक्सिया होगा तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एरिथ्रोपोइटिन किसको स्टिमुलेट करेगा? बोन मैरो को। बोन मैरो क्या करेगा? आरबीसी ज्यादा बनाएगा। आरबीसी ज्यादा का मतलब एसिडिटी ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा को क्या बोलते हैं? तो जब भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है तो पॉलीसाइथीमिया होता है ज्यादातर बच्चों को। किडनी फेलियर में एरिथ्रोपोइटिन नहीं होता, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सीकेडी में, सीकेडी की 5 स्टेज होती है, कितनी होती है? नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। 1 90 तक ग्रेड 1, 60 तक ग्रेड 2, 30 तक ग्रेड 3, 15 तक ग्रेड 4, लेस देन 15 ग्रेड 5। ग्रेड 5 is called end stage irreversible kidney damage, only possibility to transplant the kidney. Less than 91, less than 62, less than 33, less than 15, sorry more than 15 to 30, that is 4, उसके बाद में 5। मतलब किसी का जीएफआर 15 ml पर मिनट से कम हो जाए उसको स्टेज 5 किडनी डिसऑर्डर किसी फेलियर बोलते हैं, स्टेज 5। नॉर्मल कितना? ये नॉर्मल है सबका, आप लोगों का मेरा लगभग। अगर किसी का 90 से कम हो जाए 1 या 2, किसी का 60 से 90 हो, किसी का 30 से 60 हो, किसी का 15 से 30 हो, और किसी का 15 से कम हो ml पर मिनट, इसको बोलेंगे स्टेज 5, 4, 3, 2, 1। सही है क्या? अरे 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा और 125 से कम। 125 से 90 स्टेज 1, 60 से 90 स्टेज 2, 30 से 60 3, 15 से 30 4, लेस देन 15 5, 5 को बोलते हैं एंड स्टेज। कुछ नहीं, 30 कम करते रहो, लास्ट में जाके 15 कम कर देना। ठीक आया समझ में? क्या है? क्या? अब देखो ये आप पढ़ोगे कहाँ? पेट वाला हो गया, रेनिन पढ़ लिया, रास, ये स्किन में आपने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन में एडिपोज टिश्यू का लेप्टिन पढ़ लिया। ठीक है, अब एक और पढ़ लिया, सब देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सब पढ़ चुके हो। ये गैस्ट्रिन आपने पढ़ लोगे, जीआईटी में पढ़ लिया। गैस्ट्रिन कहां से सीक्रेट होता है? जी सेल्स, ये स्टिमुलेट करता है पेराइटल सेल को टू सीक्रेट पैसियल। तो जब भी हम कई बार पेप्टिक अल्सर होता है ना तो एंटेक्टोमी भी करते हैं, क्योंकि जी सेल मोस्टली एंटम पार्ट में होती है, तो जी सेल को निकाल देते हैं, तो पेराइटल सेल स्टिमुलेट नहीं होगी, पैसियल का सीक्रेशन भी नहीं होता, ऐसा मानते हैं, है ना। तो गैस्ट्रिन कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन कौन सी सेल से? एंटम रीजन से। ये सीक्रेट पता है? पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ इस दुनिया में कौन सा था? ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, निकाल किसको? एससीओ3 को। एससीओ3 एल्कलाइन होता है कि एसिडिक? एल्कलाइन होता है। इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट एल्कलाइन किसकी वजह से होता है? SO3 की वजह से। SO3 कहां से आता है? पेनक्रियाज से आता है, ठीक है। और ये आता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये किसको स्टिमुलेट करता है? गॉल ब्लैडर को, तू निकाल बाइल। बाइल क्या करता है? फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। ये सारी चीजें आएगी तो डाइजेस्टिव जूस बनेगा, नहीं आएगी तो आपका माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन काइनिन नहीं आएगा तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। SO3 नहीं आएगा तो एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं बनेगा इंटेस्टाइन का। तो कुल मिला के सब प्रॉब्लम ये हो गया आपका एंडोक्राइन फिनिश। 40 बोला था, 40 पे हुआ है, मैं क्या करूं? एंडोक्राइन हो गया पूरा। अब हम 16 तारीख या 17 तारीख जो भी तारीख होगी उससे ओबीजी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके जो भी पुराने वालों के जो बची हुई चीजें हैं वो पहले पूरी होगी। सुनो पूरी बात, पूरी बात। जो भी स्टूडेंट है जिसके जो पुराने बैच की जो चीज बाकी है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं ओबीजी स्टार्ट नहीं करूंगा। आपकी जो बची हुई है ना, उनका जो बच्चा कुछ सिस्टम बचा होगा, कार्डियो होगा, ब्लड स्केलेटल होगा, जो भी किसी का बचा हुआ पुराने वाले बैच, अप्रैल वाले मई वाले नहीं, उससे पहले वालों का, उसका पहले पूरा होगा। फिर उसके 10-5 दिन में हो जाएगा जो बचा हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे ओबीजी। ठीक है, ओबीजी पढ़नी होगी सबके, या पढ़ ली? पढ़ ली?
तो फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे। हो सकता है 5-10 दिन लग जाए नॉर्सेट प्री के बाद, क्योंकि आप किसी का बचा हुआ उसका पहले पूरा करवा देंगे, जिस टीचर लोगों का बचा हुआ है उससे आपका पहले सिलेबस पूरा करवा देंगे उसके बाद। अब आप क्या बात करना चाह रहे थे बताओ, बोलो बोलो। अच्छा एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं। हमारे ड्यूटी लगती है ना, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ इंटर्नशिप वाले भी नहीं आते, वहाँ एमएससी वाले भी आते हैं। बीएससी में तो सिर्फ लड़कियां लड़कियां होती है, एमएससी में लड़के भी होते हैं, होते तो बेचारे माइनॉरिटी है, कम होते हैं बहुत, बट होते हैं, होते 2-3 होते हैं ना, एमएससी में कम होते हैं, तो वहाँ लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, स्टाफ में कोई एमएससी करता है वो भी होता है। तो वो एमएससी वाले बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनको ट्यूटर बनने का बहुत सवाल होता है बहुत, कि हम तो ट्यूटर बनेंगे, बन जाना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टीचिंग इज वेरी नाइस जॉब। तो ऐसे ही कोई आज एक स्टूडेंट थी, वो बोले सर प्लीज मुझे कोई ऐसा स्पेशल केस बताओ जो मुझे केस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ लेना है। तो मेरे पास जो केस था उसका नाम था रेब्डोमाइलोसिस, जो मैं देख रहा था, रेब्डोमाइलोसिस क्या होता है बताओ, देखिए आप पढ़ लिया, पढ़ लिया, रेब्डोमाइलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल मसल्स में पेन होता है, सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स का। तुम चुप रहोगे तो पता चलेगा, मैं आपको 5 ही लाइनें बताऊंगा, गोल्डन पॉइंट है, कभी भी पेपर में आएगा तो उसके अंदर से आएगा, लेकिन इसके लिए लिखने की कोशिश मत करा करो, सुना करो। तुम लिखने की जल्दबाजी में और बोल जाऊंगा 5 बार, पहले सुनो, माइंड में जाएगा नहीं ना तो लिख तो लोगे, ऊपर ऊपर ही रहेगा, फिर दिल में उतरने की कोशिश किया करो बेवकूफ। हाँ, कौन बताएगा, ये सेकंड नंबर मैम, आपके पास वाले हैं। हाँ, आप जोर से बोलना पड़ेगा, और आज कुछ भी हो जाए आपको हंसना ही पड़ेगा पहली बार। आप क्लास में आने के बाद शायद कभी आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसे, जितनी बार भी देखा ऐसे टेंस के साथ देखा, तो मैंने कहा आज तो आपको हंसना ही पड़ेगा, हंस के ही बताना पड़ेगा, चलो बताओ क्या। हाँ हाँ, वेरी गुड, स्केलेटल मसल्स टूटती है, इसके कॉज कितने होते हैं, 1000, मेन 4-5 बता दो। स्केलेटल मसल्स कब टूटती है भाई, कल के दिन क्वेश्चन आ जाए, रेब्डोमाइलोसिस कौन कौन से कॉज के साथ हो सकता है, क्या आंसर दोगे। कोई इंजरी हो जाए, मसल्स इंजरी हो जाए, कोई जिम जा रहे हो, भयंकर एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स टियर नहीं हो सकता क्या, किसी को टिटनेस हो गया, टिटनेस में आपको पता है भयंकर रिजिडिटी होती है, टिटनेस की वजह से आप किसी को आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, क्या मसल्स डैमेज नहीं हो सकती, स्नेक बाइट हुआ, स्केलेटल मसल्स डैमेज नहीं हो सकती, हो सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, और कोई खास रीजन एक आधा और बताओ बढ़िया, कोई वायरल इंफेक्शन में कोई मसल्स डैमेज हो सकती है, एक आपने नाम सुना एंटीसाइकोटिक का एक रेयर साइड इफेक्ट है एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, उसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, क्यों उसका मेन क्या है, उसमें मसल्स टूटती है, सीवियर मसल रिजिडिटी होती है, सीपीकेएम भी बढ़ता है, एक दिन बताया था, याद हो तो आपको, इसका मेन साइन सीकेएम भी बढ़ना है, सीके, आप बैठ जाओ मैम, सीके बढ़ता है इसमें, तो अब क्या हुआ एब्डोमाइलिसिस ड्यू टू स्केलेटल मसल्स इंजरी, कॉज जहां भी आपको स्केलेटल मसल्स टूटने का याद आए कर देना है, चाहे एनएमएस हो, चाहे स्केलेटल इंजरी हो, चाहे जिम हो, हैवी एक्सरशन हो, टिटनेस हो, आईएम इंजेक्शन हो, कुछ भी हो। अब इसके साइन क्या आएंगे, साइन इंपॉर्टेंट है, नॉर सेट में साइन आएगा, 10 मिनट पढ़े बताओ, अपना एंड्रॉइड पूरा हो गया, 10 मिनट ये आपसे सिर्फ बात करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। बताओगे अरे बेवकूफो मसल्स टूट रही है, तुमने एमआई पढ़ा, जब कोई भी एमआई होता है तो सबसे पहला कौन सा एंजाइम बढ़ता है, मायोग्लोबिन, लेकिन वो हार्ट में कभी भी चेक नहीं करते, सबसे पहले मायोग्लोबिन बढ़ता है, लेकिन कभी भी हम मायोग्लोबिन एमआई के लिए चेक नहीं करते, क्योंकि मायोग्लोबिन स्केलेटल मसल्स में भी पाया जाता है, तो हमें कैसे पता एमआई हुआ है, पूरी बात तो सुन लो, जब भी स्केलेटल मसल्स टूटेगी तो मायोग्लोबिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मायोग्लोबिन बढ़ेगा, और मायोग्लोबिन हीम प्रोटीन की वजह से बनने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कौन से प्रोटीन की वजह से, हीम प्रोटीन की वजह से बनने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो जब कभी भी किसी को भी रैपिडो का मतलब होता है स्केलेटल, माइलोसिस का मतलब होता है स्केलेटल प्रोटीन का जमा हो जाना, जब भी कभी किसी को रैपिडोमाइलोसिस होता है उसको यूरिन में मायोग्लोबिन आएगा, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन यूरिया इज ए क्लासिकल साइन ऑफ रैपिडोमाइलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इसमें 3 साइन आते हैं इसमें, इसको बोलते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ रैपिडोमाइलोसिस, क्लासिकल ट्रायड, कौन कौन से 3 साइन आते हैं इसको क्लासिकल ट्रायड बोलते हैं, मसल्स पेन, मसल्स वीकनेस एंड मायोग्लोबिन यूरिया, कौन कौन से 3 साइन, पेन, muscle weakness and myoglobin urea, the classical triad of rhabdomyolysis, 3 बातें याद होगी, muscle pain, muscle weakness, muscle pain, muscle weakness and myoglobin urea is classical triad of, triad कैसे लिखते हो पता है, त्रिभुज बनाते हैं, तीनों किनारे एक एक चीज लिख देते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि मायोग्लोबिन हीम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब मैं सवाल चेंज करूं, सर कर दो, आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा है, उसमें यूरिन कैसा आता है, कोका कोला, अरे आता है, ब्राउन कलर का आता है कि नहीं आता, क्यों आता है, आरबीसी की वजह से, आरबीसी की वजह से क्यों आता, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है, हीम होता है, ठीक ठीक वैसे ही मायोग्लोबिन यूरिया में यूरिन का कलर ऐसा ही, कैसा, कोका कोला, या टी कलर विदाउट, अरे चाय में दूध नहीं मिला तो उसको क्या बोलूं, विदाउट मिल्क टी, एकदम एज इट इज याद रखना, विदाउट मिल्क टी, चाय बनाते हैं दूध डालने से जस्ट पहले चाय का कलर कैसा होता है, या डार्क कलर, दैट इज ब्राउन कलर, दैट इज कोका कोला कलर, या उसको बोलते हैं रेड ब्राउन कलर, एग्जैक्ट याद रखना, रेड ब्राउन यूरिन इज कॉल्ड मायोग्लोबिन यूरिया, या कोका कोला कलर यूरिन, या टी कलर यूरिन, समझ आ गया, 2 बातें समझ आ गई, जब भी मायोग्लोबिन जाता है यूरिन में ज्यादा टूटेगा तो किडनी में ज्यादा जाएगा, आपको याद है जब मैंने हाइपरकैल्सीमिया पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कि ज्यादा कैल्शियम होगा तो किडनी में स्टोन हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, मायोग्लोबिन किडनी में जाएगा तो पिगमेंटेड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किडनी में, किडनी डैमेज हो जाती है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रैपिडोमाइलोसिस इज एक्यूट रीनल फेलियर,
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेब्डोमाइलोसिस इज एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाती है। और क्या क्या साइन आ सकते हैं, चलो आप दिमाग काम कर रहा है तो बताओ। आपने बर्न नाम सुना है? मैं याद है कि मैं तीन चीज चार चीजों को कोरिलेट करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद। आपने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम सुना है? क्या होता है? अरे मसल्स टूटती है ना, टिश्यू टूटता है ना, तो ब्लड में क्या क्या बढ़ता है? वाह वाह वाह, सेम। स्केलेटल मसल्स टूटेगी, पोटेशियम बढ़ेगा, फॉस्फेट बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, कैल्शियम कम होगा। तो रेब्डोमाइलोसिस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि इसमें भी तो स्केलेटल मसल्स टूट रही है, मसल्स इज टिश्यू, और टिश्यू टूटेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड में पोटेशियम ज्यादा, फॉस्फेट ज्यादा, यूरिक एसिड ज्यादा, कैल्शियम कम। याद हो गया सबको? जब कभी भी किडनी डैमेज होती है तो H प्लस एक्सक्रीट नहीं हो पाता। H प्लस एक्सक्रीट, तो H प्लस एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी में H प्लस बढ़ेगा कम होगा, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस होगा रेब्डोमाइलोसिस में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या है लास्ट में? रेब्डोमाइलोसिस के पेशेंट को फ्लूइड एक्स्ट्रा देना है, जैसे पेनक्रियाटाइटिस में क्या करते हैं? डबल वॉल्यूम फ्लूइड देते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मायोग्लोबिन यूरिन के साथ बाहर निकले। मरीज को क्या करना है? एक्सेसिव हाइड्रेशन थेरेपी। वो तो देनी है, इलेक्ट्रोलाइट तो करेक्ट करना ही है, बट हाइड्रेशन देना है। मरीज को अच्छा हाइड्रेशन देना है ताकि मायोग्लोबिन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। यूरिन की पीएच को एसिडिक रखना है, अल्कलाइन नहीं होने देना है। यूरिन की पीएच को कैसे रखना है? एसिडिक रखना है। ये हो गया आपका। ये बेसिक बातें थी, मैंने बता दी। ये रेयर डिजीज है और रेयर डिजीज एग्जाम में आती है। जैसे रेयर डिजीज का नाम बताऊं एक और, एग्जाम में पढ़ के जाना, लाइम डिजीज। ये रेयर होती है लेकिन एग्जाम में 100%, जो डिजीज रेयर होती है इसका मतलब 100% आएगी। लाइम डिजीज का कॉज क्या होता है, किसकी वजह से होती है, कैसे काम करती है, क्या ड्रग ऑफ चॉइस। 4 वर्ड है, 4 वर्ड बस पढ़ के जाना होता है ना? तो जो रेयर होता है ना वो पेपर में आता है, इसलिए हल्का लगता है हमें वो, बट वो आता है। चलो ठीक है, अब आप ब्रेक ले लो, हम जाए। ओके।